अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाजरीन, रात को हुआ ये कि नींद नहीं आ रही थी। थोड़ा सा ना अजीब सी कैफियत समटाइम्स होती है। आप कभी कभी कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, समटाइम्स आपको वैसे लगता है कि अच्छा एंग्जाइटी है किसी चीज़ की, समटाइम्स आपको वैसे स्ट्रेस होता है, कोई भी रीज़न हो सकती है। तो रात को मेरे साथ भी ये मामला था, तो मैंने सोचा कि मैं कैमोमाइल टी पीता हूँ। कैमोमाइल टी इससे मुतालिक चूँकि कहा जाता है कि आपको ना अच्छी नींद आती है, आपको स्ट्रेस रिलीव होता है। तो फिर जाके कि मुझे नींद आई, अच्छा फिर भी ना मैं उठ गया, रात अभी बाकी थी। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो थी। क्या थी? उसका मतलब आपका स्ट्रेस और एंजाइटी अच्छा? नहीं थी, उसकी वजह ये थी कि रात तवील थी। कल ओके। तवील तरीन रात थी, जिसको शब-ए यल्दा कहा जाता है, और दिन अल्टीमेटली छोटा हो जाता है। सर्दियों और गर्मियों का जैसे जैसे ये ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, तो दिन पहले छोटे होते हैं, फिर ये अब तवील होते जाएंगे, और जब गर्मियाँ आएंगी जून के महीने में, तो फिर हम देखेंगे तवील तरीन दिन भी आएगा। लेकिन अभी रात तवील थी, इसलिए आप जल्दी सोए, जल्दी उठ गए, और इसमें कैमोमाइल टी का कोई कमाल नहीं था, और इसमें आपकी एंजाइटी डिप्रेशन का कोई रोल मैंने नहीं था। बेगम को कहा उठो कैमोमाइल टी बनाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। लेकिन जो आपने कहा ना कि दिन आज मुख्तसर है, तो इसका मतलब क्या है? स्टार्ट डे अर्ली, अपने सारे काम जल्दी जल्दी कर लें, सूरज जल्दी गरूब हो जाएगा। और आज वैसे जब मैं ऑफिस आने लगी हूँ तो सूरज नहीं निकला हुआ था, क्योंकि तवील रात थी ना। शर्मा गया होगा आपको देख। सूरज शर्मा गया, और वो सूरज ने डिसाइड किया कि सलमा जब तक ऑफिस ना पहुंचे मैंने नहीं निकलना। तो सूरज की रोशनी नहीं थी। नॉर्मली जब मैं आती हूँ तो काफी ज्यादा लाइट होती है, मतलब ऑफिस पहुंचने तक धूप निकल चुकी होती है थोड़ी बहुत। बिल्कुल ठीक है। अभी धुंध भी थी, और सूरज भी नहीं और निकला धुंध था। से मुझे याद है, कल दोस्त से बात हुई लाहौर में, उसने कहा जी दोपहर तक धुंध थी, हमारे सारे मामलात जो है वो दरहम बरहम हुए हुए हैं। तो जब हम धुंध की बात करते हैं तो इसमें हम जरूर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके वहाँ पर धुंध का सिलसिला है, और धुंध के बाइस मोटरवे M2 लाहौर से बलकसर इंटरचेंज तक शदीद धुंध के बाइस जो है बंद कर दी गई है। और तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक लाहौर मुल्तान मोटरवे भी फैजपुर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद है, और आवाम से यही कहा जा रहा है गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अगर ज़रूरी है तो सफ़र के दौरान फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। और लेकिन इससे पहले जो हमने बात की थी ना, तवील तरीन रात और आज मुख्तसर दिन, तो तवील तरीन रात की मुनासबत से एक इवेंट भी हुआ, और इसे कहा जाता है शब-ए यल्दा। ये वैसे ईरान में और इस खत्ते के मुख्तलिफ ममालिक में मनाया जाता है। तो रावलपिंडी में एक तकरीब का रावलपिंडी में तकरीब हुई थी, और उस तकरीब में क्या क्या हुआ उस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, वो दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को। सर्दियों के त्यौहार में शब यल्दा या यल्दा नाइट साल की तवील और सर्द तरीन रात के गुजरने और उसके बाद दिनों के तवील होने पर मनाया जाने वाला जश्न है। ये जश्न वस्त एशियाई रियासतों ईरान, गिलगित बल्तिस्तान समेत गिरदो नवाह के खित्तों में मनाया जाता है। रावलपिंडी में खाने फरहंग ईरान के ज़ेर एहतमाम शब यल्दा की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई वजीर काजिम मैसम ने कहा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शब यल्दा मनाया जाता है, जो पाकिस्तान और ईरान की मुश्तरका सकाफत की एक बेहतरीन मिसाल है। इस जश्न में कि लंबी रातें अब ख़त्म हो रही, बाहर आने को है, ख़ज़ा अब ख़त्म हो गई, सर्दियां अब ख़त्म हो रही हैं, खुशियां अब आने को है। शायद एक तो नए साल के अनुमान से हैप्पी न्यू ईयर के तौर पर बल्तिस्तान या बल्ती ज़ुबान व अदब वाले इसको मनाते हैं। डायरेक्टर खाना फरहंग फरामर्ज रहमानजाद और दूसरे मुकर्रीन का कहना था कि शब यल्दा तारीकियों के मुकाबले में रोशनी की फतह का त्यौहार है। इस कदीम त्यौहार पर खुसूसी एहतमाम होता है। दस्तरखान और खाने की मेज को फलों, खुश्क मेवजात, फूलों, मिठाइयों और दूसरे खाने पीने की चीजों से सजाया जाता है, जो जरखेजी, बरकत और खुशी की इलामत है। खाबे जनाब, खाबों की बात हो रही है, खानों से सजाया जाता है टेबल्स को इस त्यौहार पे। ये यासिर की रिपोर्ट आप देख रहे थे, और इसमें दिखाई जा रही थी खाने पीने की चीजें, और लाहौर का जिक्र ना हो खाने की बात में कैसे हो और सकते हैं? सर्दियों में यूं भी दस्तरखान बहुत रिच हो जाता है। हाँ, तो इसमें हम जरूर आपको बताएं कि लाहौर में जब हम जिक्र करते हैं वैसे खाबों का शहर कहा जाता है, तो सर्द मौसम में वहां की दुकानों पर कितना रश है, मार्केट्स में कितना रश है। वर्दा सलीम ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं।
लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गाजर, बादाम और अंजीर से तैयार करदा हलवा जात समेत सूप और सब्सट्राई के इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है। शहरियों की बड़ी तादाद सर्दी के एहसास को कम करने के लिए ग़ज़ाइयत से भरपूर हलवा जात से लुत्फ़ अंदोज होने के लिए मुख्तलिफ दुकानों का रुख करते हैं। लाहौरी अपनी खुश खुराकी के बायस पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। यही वजह है कि सर्द मौसम में भी अपनी ख्वाहिश के मनपसंद हलवे तैयार करवाते हैं। लाहौरी जब तक हलवा वगैरह मीठा वगैरह कुछ ना खाए तो उनकी सर्दियाँ मज़े में नहीं जाती। 2 दिन हो गए फॉक और सर्दी की वजह से बड़ा मजा आ रहा है हलवा खाने का। लाहौर के लक्ष्मी चौक में कई सालों पुरानी कश्मीरी चाय की दुकानों पर भी ग्राहकों की बड़ी तादाद नजर आती है, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। पिस्ते और बादाम भी सब्ज़ चाय के जायके को दुबाला कर देते हैं। अलग क्वालिटी की सब्ज़ पत्ती और पिस्ता बादाम डालते हैं, जिससे बड़ी बेहतरीन चाय बनती है और लोग बड़े शौक से पीते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। देसी मुर्गी की यखनी और सूप के स्टॉल्स भी जगह जगह नजर आते हैं। सर्दी के मौसम में ठिठुरते शहरी यखनी के इस्तेमाल से गर्माइश का एहसास लेते हैं। तो आप यखनी पीती हैं कि सूप पीती हैं? मैं तो सूप पीती हूँ। आई लव सूप। और F10 में एक जगह पे सूप मिलता है, वो बहुत ही आला है। एक तो किम्बुन पे, मैं ब्रांड का नाम ले रही हमें क्या पता? अच्छा चले, मैं आपको पिला दूंगी सूप। हाँ, ये सवाल करने का ये मतलब होता है कि भाई सूप किधर है। तो जब भी ऐसे सवाल किया जाए तो आप उसका जवाब इसी तरह से दें जैसे सलमा ने जवाब दिया है। जवाब ही ना दे दें, जवाब दें। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं आगे। हमारे पास एक बड़ी अच्छी खबर है और वो है मक्का मुकरमा से गारे हिरा के करीब एक म्यूजियम से मुतालिक हम आपसे खबर शेयर कर रहे हैं। इस्लामी म्यूजियम जो है वो कायम किया गया है और इस्लामी म्यूजियम जो है वो जितने लोग वहाँ पर जाएंगे उन लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत जो दीगर अंबिया कराम हैं इनसे मुतालिक निहायत मुफीद मालूमात जो है वो फराहम कर रहा है। इस्लामी म्यूजियम में नस्ब बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स हैं। गारे हिरा के मॉडल लोगों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ हैं। म्यूजियम में कुरान पाक के नादिर और नायाब नुस्खे भी रखे गए हैं। वैसे तो गारे हिरा तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टफ होता है, बट उसके करीब अब म्यूजियम तो एक और अट्रैक्शन आ गई कि वहाँ जाएं तो आप ज़रा पढ़ भी पाएँ, समझ भी पाएँ। सिर्फ वहाँ तक जाना इटसेल्फ वो भी ज़ाहिर है, मैं कहता हूँ कि नसीबों वालों के लिए है, लेकिन वहाँ पर जाकर थोड़ा सा समझ लेना ये बड़ी अच्छी बात है। क्या खूबसूरत खबर आपने शेयर की। और सऊदी अरब से मेरे पास भी एक न्यूज़ है, वो ये है जनाब की सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने अब ये अनाउंस किया है कि आप सस्ते और आसान तरीक़ेकार पे मबनी उम्रा वीज़ा जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए होगा ये कि वहाँ पे जो शहरी रहते हैं वो आपको स्पॉन्सर भी कर सकते हैं और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 90 डेज़ होगा। और इसके अलावा जो इसका मकसद है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमानों को खुदा के मुक़द्दस घर की ज़ियारत की सहूलियात फ़राहम करना है। इससे पहले लोगों को थोड़ी सी वीज़े के उसूल में मुश्किल पेश आती थी, लेकिन नॉर्मली हम सब के कोई ना कोई रिलेटिव सऊदी अरब में ज़रूर रहते हैं, कोई रोज़गार के सिलसिले में, कोई तालीम के सिलसिले में, और कुछ लोग वैसे ही लॉन्ग टर्म बेस्ड हैं वहाँ पे, तो वो लोग इजीली आपको वीज़ा स्पॉन्सर कर सकते हैं वहाँ से। और इस एक ही सफ़र के लिए इस पर्सनल विजिट वीज़ा की जो मियाद है वो 90 डेज़ है और मल्टी एंट्री वीज़ा की जो मियाद है वो 365 दिन है और इसमें भी जो क़याम की मुद्दत है वो 90 दिन ही है। तो ये एक और ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटी मिलने जा रही है उन लोगों को जो पाकिस्तान में रहते हैं और उम्रे के ख्वाहिशमंद हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, इस खबर को आपने कहीं से कॉपी करना है और भेजना है आपने अपने तमाम उन रिश्तेदारों को जो कि सऊदी अरब रहते हैं। कहीं से कॉपी क्यों करना है भाई, हमारे प्रोग्राम का क्लिप काट के भेजना है। यही वाला क्लिप कह रहा हूँ, यही वाला क्लिप कह रहा हूँ, बस ये वाला कॉपी करके आपने भेजना है और फिर उनसे कहना है कि हो नहीं, चलो बुलाओ, स्पॉन्सर करो। वैसे तो ज़ाहिर है फिर मैं कहूँगा कि बुलावे की बात है, बुलावा है तो ये रास्ते तो यूं ही बन जाते हैं। चलें जी, अब चूँकि मुख्तलिफ मुल्कों की बात हो रही है, खबरें हमारे पास मुख्तलिफ मुल्कों से होती हैं, तो अब भारतीय शहर आगरा आपको लेकर चलते हैं और ताजमहल को जब्त किया जा सकता है, ऐसी खबर हमारे पास है। चूँकि नोटिस जारी किया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से और कहा गया कि ताजमहल पर 1.9 करोड़ वाटर टैक्स और 1.5 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वाजिबुल अदा है। टैक्स अदा नहीं किया, इसलिए कहा गया कि अगर 15 दिन के अंदर टैक्स अदा ना किया गया तो ताजमहल को जब्त कर लिया जाएगा। क्या बात है। और ताजमहल जो कि खूबसूरती की अलामत है, जिसकी दुनिया मिसालें देती है, बिल्कुल मोहब्बत की निशानी है। और वैसे मोहब्बत की निशानी पता नहीं क्यों कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली मरने के बाद ताजमहल बनते हैं, तो ये कैसी निशानी हुई। एनीवेज, खूबसूरत तरीन एक ऐसी जगह है, तारीखी इमारत है ये, जिसको महफूज रखा जाना भी ज़रूरी है। और जिस तरह बिल पे नहीं किए गए, नोटिस मिला है, इसी तरह उसकी ब्यूटी को मेंटेन रखना भी इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उसकी ब्यूटी का ख्याल रखें और वहाँ पे जो लोग जाते हैं उसको पोल्यूट ना करें, उसका भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि बहुत सी तारीखी इमारतें जो मुसलमानों से मंसूब हैं उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बाइसनेस शो करती है। नॉर्मली वहाँ पे उस तरह से ख्याल नहीं रखा जाता। वैसे इतना टिकट लगाया होता है सलमा, उस पर इवन अगर फॉरेनर वहाँ पर जाए, अगर मैं एज पाकिस्तानी वहाँ जाऊँ तो मुझे टिकट डिफरेंट कॉस्ट करेगा एज कम्पेयर टू द वन जो कि वहीं के सिटीजन हैं। तो इतना रेवेन्यू तो है, फिर टैक्स क्यों नहीं दिया, ये एक सवाल
सवाल है। टैक्स नहीं दिया, ये भी एक सवाल है, और उसकी ब्यूटी को मेंटेन ना Yes. करना, वहां पे जो लोग कचरा और गंदगी फैलाते हैं, ये भी एक सवाल है। और क्योंकि कचरे की बात हो रही है, गंदगी की बात हो रही है, तो नाइजीरियन आर्टिस्ट ने एक बड़ा खूबसूरत काम किया है, और वो ये है जनाब के जो प्लास्टिक के जूते होते हैं ना, वो ज़ाहिर प्लास्टिक को रिसाइकिल करने में भी आपको बड़ा टाइम चाहिए होता है, और फिर वो उसको डिल्यूट होने में, डिसॉल्व होने में हज़ारों साल लग जाते हैं, कई 100 साल लग जाते हैं। तो प्लास्टिक के जूतों को आर्ट की शक्ल देना और फिर लोगों को ये मैसेज देना कि आप अपने एनवायरनमेंट को साफ रखें, ये बड़ी अचीवमेंट है। तो ये काम किया जनाब नाइजीरियन आर्टिस्ट ने, जिन्होंने कहा है कि प्लास्टिक के जो जूते हैं वो माहौलियाती आलूदगी फैला रहे हैं, इसलिए इनको इस्तेमाल में लाके एक ऐसा फनपारा तख्लीक किया गया है जिसका मकसद ये है कि माहौल को आपने आलूदगी से बचाना है और प्लास्टिक को अवॉइड करना है, इसको डिस्करेज करना है, और जो प्लास्टिक ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है उसको आपने कैसे ठिकाने लगाना है, ये आपने ये बड़ा अहम है, और ये सब मुल्कों को वैसे भी इस तरफ स्टेप्स लेने चाहिए। वैसे नाइजीरिया के लिए एक और अच्छी खबर भी है कि नाइजीरिया को जर्मनी ने वो तमाम नवादरात वापस किए हैं जो कि किसी वक्त लूटे गए थे या वहाँ से चोरी किए गए थे, किसी तरह से वहाँ से किसी और मुल्क में चले गए थे। अफ्रीकी मुल्क से चुराए गए ये 20 बैनन कांसी के मुजस्समे हैं जो वापस किए गए हैं, और नाइजीरिया के दारुल हुकूमत यहाँ पर नवादरात वापस लौटाने की तारीखी तकरीब हुई। जर्मन वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुकाम ने इस तकरीब में शिरकत की। बरतानवी नौआबादियात के ज़रिए सन 1897 में लूटे गए थे और दुनिया भर के अजायब घरों में इनको फ़रोख्त किया गया था, और 20 बेश कीमत कांसी के मुजस्समों की वतन वापसी, इसको जर्मन वज़ीर सकाफ़त क्लाउड यावर्थ ने एक तारीख़ी दिन करार दिया, और उन्होंने कहा कि हम वो चीज़ें वापस करना चाहते हैं जो कभी हमारी थी नहीं। आई विश एंड आई होप वो तमाम मुल्क जिनकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ चोरी हुई भी है वो वापस उस मुल्क को मिल जाए। यानी लूटा हुआ माल, चोरी का माल वापस हो गया, बहुत अच्छी बात है। आपको जब भी एहसास हो जाए ना कि आपने लूट मार की, चोरी की है, तो आपको चीज़ें वापस कर देनी चाहिए। ये मैसेज गैर सियासी था, इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है किसी भी चीज़ से। आगे बढ़ते हैं, और अभी मैं ये बताना चाहती हूँ शेब कि आपको पता है ये जो आप चाय पीते हैं और जो पानी डेली पीते हैं, ये पानी जनाब बहुत पुराना है, ये हज़ारों साल पुराना है, बल्कि अरबों साल पुराना है। 4.5 अरब साल पुराना वो पानी है जो हम ज़ेरे ज़मीन पंप्स लगा के निकालते हैं। ये क्या बात है सलमा, हम तो कहते हैं ताज़ा पानी पीते हैं। भाई वो ताज़ा नहीं होता, वो बहुत पुराना पानी है, लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि वो पानी जो है वो हमेशा जब भी यूज़ करते हैं फ्रेश रहता है। और इसकी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है, ये तो हम ज़ेरे ज़मीन पानी की बात करें, खूबसूरत मिसाल ये आब ज़मज़म जो कब से वो जारी है, वो पानी कभी ख़त्म नहीं होता, कभी कम नहीं होता, और उसमें जो अल्लाह ने शिफा रखी है वो बेमिसाल है। मतलब वो शिफा आपको दुनिया में कहीं से भी आप पानी पे आपको नहीं मिलेगी जो आब ज़मज़म से मिलेगी। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो मैं बता रही थी, ये एक रिसर्च आई है कि पानी कितना पुराना है जो हम पीते हैं, और 4 मराहिल के अमल के ज़रिए ये पानी बना है। इसका आगाज़ जो है वो बादल पे मबनी है, जो कि हमें साइंस में पढ़ाया भी जाता है कि आप बुखारात बनते हैं, बादल बनते हैं, फिर बरसता है, और फिर ये पूरा एनवायरनमेंट में साइकिल चलता रहता है। बिल्कुल। और इसकी जो अक्सरियत होती है वो हाइड्रोजन पे मुश्तमिल थी, जिसमें हेलियम, ऑक्सीजन और कार्बन था। फिर इसका जो अगला मरहला था उसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिल के पानी की बर्फ बनाते हैं। उसके बाद पानी की बर्फ के बतदरीज इजाफे के नतीजे में ग्रेविटी के ज़रिए असर आती है और बढ़ती हुई कशिश सकल ज़मीन में गर्मी पैदा करती है। उसके बाद जनाब ये बादल जो हैं वो बरस जाते हैं, फिर पानी बन जाता है, और ज़मीन की जो अपनी हीट होती है उस पानी को महफूज भी रखती है। और आपने कभी ये भी देखा होगा जब वाटर पंप से आप पानी निकालते हैं, फ्रेश पानी, ताज़ा पानी जिसको कहते हैं, वो ठंडा नहीं होता, पानी गर्म। लेकिन क्या बादलों को बरसते देखकर गाना गाया गया था, टिप टिप बरसा पानी ने टिप टिप ही बरसना है भाई, वो और कैसे बरसेगा? टप टप भी बरस सकता है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, अब बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट खबर हमारे पास जो है वो है जनाब दिल के पैदाइशी जो नक्स होते हैं, इससे मुताल्लिक जो है हमारे पास खबर ये है कि वो जो बच्चे जिन कंजेनिटल डिजीज़ होती हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, उनके लिए उम्मीद की किरण है। बरतानिया के अस्पताल में बच्चे के दिल की खराबी को दुरुस्त करने के लिए इब्तदाई स्टेम सेल का कामयाबी के साथ इस्तेमाल जो है वो किया गया था, और डॉक्टर्स ने स्टेम सेल्स इंजेक्ट करके फिनली नामी जो 2 साल बच्चा है, इसके दिल में मौजूद नक्स को कामयाबी से ठीक किया गया। इसका इलाज जो है मुमकिन बनाया गया। और जो प्रोफेसर साहब थे, जो टीम थी जिन्होंने ये किया, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के जो नतीजे हैं वो हौसला अफजा रहे हैं, और फिनली नामी इस बच्चे की दवाइयाँ रोक कर अब इसे वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। अभी तो आईटीसी में है, इंटेंसिव केयर यूनिट में है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा शोएब, ये जितनी देर में आपने खबर बताई है ना, मुझे समझ नहीं आया क्या आता है, क्योंकि मैं एक और खबर सुन रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और वो है जनाब मेसी से मुतालिक, जिनका हम कल परसों रोज जिक्र करते हैं। भाई आजकल मेसी खबरों में है, लेकिन जनाब वो 440 वोल्ट के झटके से बाल बच गए हैं।
ہوا یہ ہے کہ جناب وہ کہیں جا رہے تھے, ان کے ساتھ 4 دوست بھی تھے, گپے شپے مار رہے تھے, نہیں دیکھا آگے تاریں آ گئیں, اور اس کے بعد وکٹری پریڈ تھی یہ, جب وہ جا رہے تھے نا تو وکٹری پریڈ چل رہی تھی, اس دوران ان کے سامنے کچھ تاریں آ گئی, بجلی کی تاریں, ان کو کرنٹ لگ سکتا تھا, لیکن ایک ساتھی نے وہ دیکھ لیا کہ جناب آگے تاریں ہیں, ہمیں کرنٹ لگ سکتا ہے, تو بال بچ کے تھینکس گاڈ کہ یہ ان کی سیفٹی کے لیکن لیے ان کی ضروری تھا. ٹوپی چلی گئی بچاتے بچاتے. ہاں یہ ہوتا نا, دیکھیں اتنا تھوڑا بہت there is نقصان تو always چلتا ہے a نا. cost of something. اچھا ویسے اگر یہ ہمارے ہاں ہوتا, پاکستان میں ایسا واقعہ ہوتا کہ آگے تاریں آ گئی ہیں, وہ وکٹری پریڈ چل رہی ہے, کیا ہوتا ہے, ایگزمپشن آتی, بھائی نظر لگ گئی ہے, ابھی تو اس نے جیتا ہے, ابھی وہ نظر لگ گئی ہے اس کو. اچھا یہ ویسے بڑی نارمل ہے پاکستان میں, اگر یہ وکٹری پریڈ اس طرح ہو رہی ہوتی نا تو ہر 2 میٹر کے بعد آپ کو ایسے کرنا پڑتا ہے. ویسے آپ نے کہیں گھر شفٹ کرنا اور ٹرک پہ سامان لوڈ کر کے آئے تو ایک بھائی جان اوپر کھڑے ہوتے ہیں جو تاریں اوپر کرتے ہیں اور آپ کا ٹرک گزرتا ہے, پھر تار اوپر ٹرک گزرتا ہے, تو نارمل سی بات ہے. بٹ اب چیزیں بدل رہی ہیں, انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے. ہماری جو نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی ہوتی ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. اور اسلام آباد از ویری پلانڈ. اسلام آباد میں ایسا نہیں ہے, تاروں کا کوئی چکر نہیں ہے. ہاں جن ایریاز میں ہوتے ہیں ظاہر ہے جہاں پہ پرانی کنسٹرکشنز ہیں, اسپیشلی کراچی میں, لاہور میں, اندرون سندھ میں اس طرح کے ہمیں ملتے ہیں کیونکہ بہت پرانی عمارتیں ہیں. اب جدید نظام آ چکا ہے تو اب جو ہے وہ اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے, لیکن نظر لگنا یہ ہمارا ایک کامن کامنٹ ہوتا ہے, جو کسی کو بھی ذرا سا کوئی نقصان ہوتا ہے ہم کہتے ہیں او ہو نظر لگ گئی. ویسے اس پہ کسی دن بات کرتے ہیں. ہاں نظر لگ گئی اور نظر لگ جاتی ہے, جو اتنا زیادہ اس پہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی نظر کا شکار بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا مجھے لگتا ہے کہ نظر جو ہے ہم اس سے انکار تو نہیں کر نظر برحق ہے, نظر برحق ہے, لگتی ہے اس کا ہمیں دینی حوالے سے بھی ہمیں جو ہے وہ اس کی تصدیق ہوتی ہے. نظر آپ کو قبر تک لے جاتی ہے. وہ فیکٹرز جو ہم منسوب کر دیتے ہیں نظر لگنے سے, کپ گر کے ٹوٹ گیا ہو نظر لگی, بھئی یہ کیا بات ہوئی, بخار ہو گیا ہو نظر لگی, بھئی کہیں پہ پین گر گیا نظر لگ گئی. ہاں تو یہ جو نظر لگنے کی بات ہم بار بار کرتے ہیں, اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہوتے ہیں. اچھا رشتوں ناتوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے تصویر اپلوڈ کی اور نظر لگ گئی, بھئی یہ کیا بات ہوئی. لگ سکتی ہے لیکن اس کے کچھ عوامل ہوتے ہیں, اس پہ کسی دن بڑی تفصیل سے ہم بات کریں. بالکل ٹھیک ہے, اب ایک بریک کی طرف پڑھیں گے, تو بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے HIV اینڈ ایڈز کی. نارملی ہم کہتے ہیں نا HIV ایڈز, HIV اینڈ ایڈز کیا ڈفرنس ہے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. اشاعت سے آن لائن تک اسلامی دنیا کی اولین کاروباری خبریں, حقائق پر مبنی بے لاگ تجزیے اور تبصرے, صرف ایک کلک پر. ڈیلی بزنس ریکارڈر, کاروباری دنیا کی پہلی ترجیح. اسٹیٹ لائف ہیلتھ انشورنس پلان صرف 550 روپے سالانہ سے پاکستان بھر میں 1100 سے زائد ہسپتالوں تک رسائی. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان. بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں عارضی طور پر مقیم بھارتی شہریوں کو نام نہاد اسمبلی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دے کر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑا دی ہیں. شمالی کوریا میں کرونا کی صورتحال کیا ہے اور جنوبی کوریا پر وبا کے پھیلاؤ کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے. اس کی ذمہ داری افغانستان کے اندر کس پر عائد کی جا سکتی ہے جو آج افغانستان کے حالات ہیں. آپ کی ٹیم اور آپ داد کے مستحق ہے کہ آپ نے پورا جو مسئلہ ہے اس کی آپ 1-2 منٹ میں اس کا احاطہ آپ لوگوں نے بڑے اچھے انداز سے کیا. نینسی پیلوسی نے اس وزٹ سے جو ہے نا ایسٹ ایشیا کے اندر ایک نئی قسم کی جو ہے جنگ ڈال دی. جو لوگ HIV پازیٹیو آ جاتے ہیں تو اس کے لیے علاج موجود ہے اور جو علاج ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے. انگلش کرکٹ ٹیم ہے یہ یہاں پر ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے موجود ہے. کتنا تاریخی لمحہ ہے یہ خاص طور پر کرکٹ فینس کے لیے. نیا ہے جذبہ, نئی ہے امنگ, خبر کے ساتھ اس پر ہو اظہار خیال. دیکھنی ہوگی درآمد سے برآمد تک کی صورتحال. کون سی کرنسی ہے اپ, کون سی ڈاؤن.
सारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। हमारा प्रोग्राम का पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्मली हम एक चीज़ को कंफ्यूज करते हैं, मिक्स करते हैं, और वो होती है HIV एड्स। जैसे शुएब ने ब्रेक से पहले कहा था कि HIV और एड्स दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे जहनों में जो एड्स को लेके इतने कंसर्न्स हैं, इतनी बातें जहन में आती हैं, सवाल जहन में आते हैं कि क्या एड्स काबिल इलाज है, ये किस तरह मुंतकिल होता है एक से दूसरे इंसान को, इन तमाम सवालों को भी आज एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सलमा बचपन से ही तो सुनते आए, यही देखते हैं कि एड्स ला इलाज है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि अब किस तरह से एड्स का इलाज होता है, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर। हमने इस्लामाबाद की बात की थी और अब से कुछ साल पहले या महीनों पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमने आउटब्रेक की बात की थी। तो अवामिल क्या हैं, प्रिवेंशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट कितना अहम है, कितना इजीली अवेलेबल है, इस पर बात करेंगे। वी हैव विद अस डॉक्टर मलिक मोहम्मद उमैर साहब, NIH में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मौजूदा सूरत हाल पर प्लीज़ बात कीजिएगा कि अभी रिसेंटली तो हमने इस्लामाबाद ही को हेडलाइंस में देखा कि यहाँ पर HIV के बहुत ज़्यादा केसेस नज़र आए। हर मंथ का PIMS ने डाटा शेयर किया। करंट सिचुएशन पाकिस्तान में एड्स की क्या है? जी, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जिसे एस्टिमेट्स कहते हैं 2,10,000 मरीज़ हैं। ये हमारा अप्रॉक्सीमेट रिपोर्टेड, जी नहीं, ये रिपोर्टेड नहीं है, ये एस्टिमेटेड है। ये एस्टिमेटेड ठीक है। हमारे पास हमारे जो पूरे पाकिस्तान में जो ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं वहाँ तकरीबन 54,000 मरीज़ रजिस्टर्ड हैं। इन 54,000 में से 34,000 मरीज़ जो हैं वो दवाइयाँ ले रहे हैं बाकायदगी से, क्योंकि लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ लेनी है। जैसे ही कोई शख्स मुतासर शख्स ये दवाई शुरू करता है, विद इन 90 डेज उसका वायरस सप्रेशन हो जाता है, जो हम PCR से कंफर्म करते हैं। इसके बाद ये मरीज़ जो है बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है। फिर वो शेड नहीं करता वायरस, वो माँ से बच्चे की मुंतकली रुक जाती है, हस्बैंड वाइफ ट्रांसमिशन रुक जाती है और ये लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे शुगर है। इन मरीज़ों में सिर्फ एक दवाई रोज़ाना खानी है और इसके ज़रिए हम वायरस की ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। और सर ये जो 54,000 लोग हैं, ये कितने अरसे में रिपोर्ट हुए और क्या ये फिर साथ साथ एक्सक्लूड होते रहते हैं अगर खुदा न खास्ता किसी पेशेंट की डेथ हो गई या कोई रिकवर कर गया या आप उसको इलाज की नंबर जरूरत एक नहीं है? रिकवर की बात, एड्स जो है इसका क्योर नहीं है, इसका कंट्रोल है। दिस मीन्स कि जो भी दवाई स्टार्ट करेगा उसकी ट्रांसमिशन वो आगे फैलाएगा नहीं, लेकिन उसने ये दवाई सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करनी है। तो ये जो लोग हैं, ये जब से हमारे पास ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, ये उस वक्त से रजिस्टर्ड हमारे पास। अच्छा, फिर क्या मतलब हुआ सर? देखें, अगर डायबिटीज़ हो तो हम या तो मेडिसिन खा रहे होते हैं या हम इंसुलिन पर होते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हो तो हम एक ऐसी दवा लेते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, वो ज़्यादा ज़िंदगी भर खानी होती है। आपने ये तो नहीं कि आज ब्लड प्रेशर है तो मैं खा लूँ। एड्स या HIV की सूरत में जो दवाई का आप जिक्र करें आप, तो क्या उसका मतलब सिर्फ ये है कि वो दवाई से आप शेड नहीं करेंगे, लेकिन वो दवाई में क्या होगा? मैं कहता हूँ वो दवाई जो है HIV वायरस की ट्रांसमिशन को रोक देती है। That's it. लेकिन वो वायरस जिस्म में मौजूद रहेगा, तो उसकी वजह से इन मरीज़ों को हम अब ये कहते हैं कि आपने दवाई सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करनी है। लेकिन जो पहले 20 साल पहले 25 साल पहले था कि एड्स के बारे में था कि ये लाइलाज है, तो 100% काबिल इलाज है, कंट्रोल है। लेकिन ये मरीज़ सारी ज़िंदगी, जो आपने पहला सवाल किया था कि HIV और एड्स में, ये मरीज़ HIV पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये एड्स सिंड्रोम में जो इलाज नहीं कराते वो तकरीबन 7 से 10 साल के दौरान उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। अच्छा, ये बड़ा अहम है सर कि HIV पॉजिटिव और फिर एड्स जो आप बता रहे हैं ना कि 7 साल 10 साल, ये प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा HIV पॉजिटिव क्या है और एड्स क्या है? जब किसी मरीज़ के अंदर HIV वायरस की मुंतकली होती है उसे हम कहते हैं HIV पॉजिटिव हो। ठीक है। अगर ये शख्स इलाज नहीं कराता, ये तकरीबन 7 से 10 साल के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होगी, इसके CD4 सेल्स कम होते जाएंगे और इसके अंदर एड्स की जो बीमारी की अलामत हैं, बार बार बुखार आना, खांसी का होना, निमोनिया का होना, डायरिया का होना, स्किन इन्फेक्शन, वो आएंगे। लेकिन अगर ये दवाई शुरू कर देगा, इसलिए हम कहते हैं ट्रीटमेंट इज़ अ प्रिवेंशन। जैसे ही उसका यानी HIV टेस्ट पॉजिटिव हो, अगर वो अपनी दवाई शुरू कर देगा
تو ایسا شخص کبھی بھی HIV سے ایڈز میں اچھا ٹرانسفر نہیں ہوگا. یعنی HIV پازیٹیو ہو گیا, وائرس کانٹیکٹ ہو گیا, میڈیسن استعمال کرنا شروع کر دی, 7 سال 10 سال جتنے بھی سال وہ رہے گا HIV پازیٹیو, شیڈ بھی نہیں کرے گا اور ایڈز نہیں ہوگا, اس کو جان بچ جائے گی اس کی. اس لیے میں نے کہا کہ اس کی لائف ایکسپیکٹنسی جیسے عام انسان کی ہے ویسے HIV کی. اور سر جب آپ کو وائرس ہٹ کرتا ہے تو اس وقت زیادہ سمٹمز نہیں ہوتے, بخار زکام, ایک عام بندہ جج نہیں کر سکتا کہ وہ اس وقت HIV پازیٹیو ہو چکا ہے. اگر 8-10 سال کے بعد جب اس کو سمٹمز آنے شروع ہوتے ہیں, اس کو امیونٹی اس کی ختم ہو چکی ہے, اس وقت وہ علاج شروع کرواتا ہے, تو کیا اس کی امیونٹی دوبارہ ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس سٹیج پہ وہ رپورٹ کر رہا ہے اس کے CD4 سیلز کتنے ہیں. جتنا جلدی وہ اپنے آپ کو علاج پہ لے کے جائے گا اس کی امیونٹی بچ جائے گی. ایک سٹیج ایسی آتی ہے جس میں آپ کے CD4 سیلز انتہائی کم ہوتے ہیں اور جو ہمارے درمیان گلے میں اور چیسٹ میں ہمارے معدے میں جراثیم ہے وہ اس پہ اٹیک کر دیتے ہیں. اس وقت جس کی قوت مدافعت کم ہو تو اس وقت اس کے لیے فائٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے جلدی ٹیسٹنگ اور جلدی علاج جو پاکستان میں ٹیسٹ بہت ایکسپینسو ہے. نہیں, یہ تمام پاکستان میں یہ ٹیسٹ فری آف کاسٹ حکومت اور ہماری صوبائی حکومت تعاون سے تمام پاکستان کے اندر 50 سے زیادہ ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں جہاں فری آف کاسٹ HIV کے تمام ٹیسٹ اور لائف لانگ ادویات فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں. یہ جو ٹیسٹ ہے یہ کسی خاص جگہ پر جا کر ہی ہوتا ہے سیمپل دے کر, یا کہ ہوم ٹیسٹنگ بھی ہو جاتی ہے؟ نہیں, یہ آپ کو ہمارے جو HIV کلینکس ہیں ان کو ART سینٹرز ہے وہاں ہوتا ہے, لیکن تمام پاکستان کے بلڈ بینک بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں, عام لیبس بھی کریں, کوئی خاص مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے. اچھا جی, اور اویلیبل ہے. جی اچھا, چونکہ ذرا ہم پریونشن پر بات کر رہے ہیں اور ذرا اگر HIV پازیٹیو ہے, وائرس کانٹیکٹ آپ نے کیا ہے, تو پھر آپ کو فوراً سے دوائی پر جانا چاہیے جو کہ بہت اہم ہے. ایسی صورت میں سر ہو شوڈ گو فار ٹیسٹ اینڈ وین؟ جی دیکھیں, اس میں ہر وہ شخص جو کسی وجہ سے نشے کا شکار ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو انجیکشن کے ذریعے نشہ کرتے ہیں, یا جن کے پاکستان میں تھیلیسیمیا کے بچے ہیں, 1 لاکھ بچے ہیں جو ریپیٹڈلی بلڈ ٹرانسفر کرواتے ہیں, تو جن کا بھی یا غیر ذمہ دار جنسی بے ارادگی کا رویہ ہے اور جو نشے کے شکار لوگ ہیں جن کو بھی سمجھتے ہیں کوئی ایکسپوئر ہوا ہے تو ان کو ٹیسٹ کرانا ہے. جتنی جلدی ٹیسٹ کرائیں گے اتنی جلدی یہ دوائی پہ جائیں گے. کیسے معلوم ہوگا ایکسپوئر ہوا ہے؟ یہ بتایا نا کہ ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا. یہ 3-4 جو ہم نے بتایا کہ IV ڈرگ یوزرز جو نشہ کرتے ہیں سوئیوں کے ذریعے, ٹھیک ہے, ایک وہ لوگ ہیں. دوسرے پاکستان میں خواجہ سرا کے اندر بھی زیادہ ہیں, اور دوسرا لوگ جو جنسی بے ارادگی کا شکار ہیں ان کے درمیان بھی ایکسپوئر ہوتا ہے. تو جن کے درمیان یہ فیکٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا ریپیٹڈلی ٹیسٹ کرواتے ہیں. سر ایک بڑا کامن کانسیپٹ ہے کہ ماں سے بچے میں منتقل ہو جاتا ہے HIV, اور اس کے بعد بچوں کے لیے سروائیول مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ جو ٹرانسمیشن کے کیسز ہیں ہم نے سندھ میں بہت دیکھے, بچوں کے اندر رپورٹ ہوئے. ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں 519 کیسز. لیک آف اویئرنیس بھی ایک بڑی ریزن ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے پھر بھی ہم اس کو تھوڑا سا برا سمجھتے ہیں, ٹیسٹ کروانے کو ہم انکریج نہیں کرتے. اس پہ کتنا کام ہوا ہے؟ جی میں عرض کہہ رہا ہوں کہ نمبر 1 کہ ایک زمانے میں ماں سے بچے کی منتقلی ہوتی تھی 20-25 سال پہلے, اب ایسا نہیں ہے. اب 100% HIV متاثرہ خواتین جب اگر وہ دوائی شروع کر دیں تو دوران حمل, دوران زچگی اور ایون دودھ پلانے کے دوران ماں سے بچے کو ٹرانسمیشن نہیں ہوتی. نمبر 1 100% ہے, اور یہ ہم اس کو حاصل کر چکے ہیں. یعنی جب بھی متاثرہ خاتون جو ہے ہمارے پاس آتی ہے اس کا ہم نے علاج شروع کر دیا, اس کے بعد اب اس کا بچہ کبھی بھی پازیٹیو نہیں ہوگا اگر ماں نے علاج اپنا کروایا ہے. پھر بھی ہم بچے کو پیدائش کے بعد 6 ہفتے کے لیے پروفیلیکسس دوائی دیتے ہیں جب تک اس کا ٹیسٹ نیگیٹو نہ آ جائے. دوسری بات ہم نے بتائی اسلام آباد کی اور لاڑکانہ کی, دونوں جگہوں پہ پاکستان میں جتنی بھی آؤٹ بریکس ہوئی ہیں اس کی بنیادی وجہ لوگوں کے اندر معاشرے میں ایک رویہ ہے. وہ رویہ کیا ہے کہ ہم علاج سمجھتے ہیں انجیکشن کو, ہم سمجھتے ہیں کہ سیرپ اور گولی علاج نہیں ہے. اچھا علاج, مؤثر علاج کیا ہے, تو ہم ترجیح دیتے ہیں انجیکشن اور ڈرپ. انسسٹ کرتے ہیں ڈاکٹر جی, تو اسلام آباد کے اندر بھی اور پورے پاکستان کے اندر بھی لوگوں کا یہ رویہ, یہ ڈیمانڈ ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ڈاکٹرز ہیں, وہ GPs ہیں اور نیم حکیم عطائی بھی, وہ سرنجز اور نیڈلز کا بار بار استعمال کرتے ہیں. تو ایک مریض کا جس کو اگر HIV ہو, اس کے بعد جتنے لوگ اس کو استعمال کریں گے اس سیٹ کو, اس لیے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیلتھ کے دوسرے رویے جیسے ڈینٹل سرجنز ہیں اور جو لوگ خون لگواتے ہیں کسی وجہ سے, تو انہیں انشور کرنا ہے کہ جس سے ہم خون لگوا رہے ہیں وہ خون حکومت سے منظور شدہ محفوظ ہے. خون کا محفوظ ہونا انتہائی ضروری ہے. خون لگوانا ایک لائف سیونگ چیز ہے, لیکن اگر خون محفوظ نہیں ہوگا تو وہ ذریعہ ہوگا. سر آپ نے جیسے کہا کہ پریگننٹ خواتین بھی اگر میڈیسن سٹارٹ کر دیں تو ان کے بچوں میں منتقلی نہیں ہوگی. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر تمام پریگننٹ خواتین فار سیفر سائڈ ایک HIV ٹیسٹ کروا لیں تو کیا یہ مناسب ہے؟ کیا تمام خواتین کو کروا لینا چاہیے؟ HIV کی ٹیسٹنگ میں بنیادی چیز جو ہے نا وہ ہے اس کی مرضی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے ہمارے اینٹی ریٹل کلینکس ہیں جہاں پہ خواتین جاتی ہیں, وہاں پہ ان سے پوچھ لیجیے کہ ان کے ہسبینڈ کی کوئی ہسٹری تو نہیں ہے, کہ وہ نشہ تو نہیں کرتا,
कोई इसका एक्सपोजर थी, अगर हिस्ट्री है तो फिर उन ख़वातीन को करवाना चाहिए। ओके, लेकिन क्या ब्लड बैंक्स में जब हम ब्लड जनरेट करते हैं या जब हमें ब्लड लगाया जाता है, नॉर्मली आजकल प्रेगनेंसी में सी सेक्शन में तो बड़ा कॉमन हो चुका है, वो आपसे कहते हैं जी 1 2 3 4 बॉटल्स खून की लगनी है, ऐसे केस में फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लड जाकर दे रहा हूं तो क्या मेरा तो कॉन्सेंट नहीं लिया जाएगा कि HIV का टेस्ट होगा या नहीं होगा, बट उस ब्लड का क्या टेस्ट होगा? ये मैंडेटरी हुकूमत पाकिस्तान के क़वानीन के तहत तमाम ब्लड बैंक्स मजाज हैं कि वो ब्लड बैग इशू करने से पहले इंश्योर कर लें कि वो HIV के लिए तस्दीक शुदा महफूज है कि नहीं। इशू करने से पहले जी, यानी जब ब्लड लगने वाला है तब? जी, बल्कि वो डोनेशन से पहले भी उनको चाहिए कि वो टेस्ट करें। अच्छा। लेकिन ये अहम बात ये कि जब आप जहाँ से ब्लड ले रहे हैं वो हुकूमत के मंजूर शुदा महफूज ब्लड बैंक हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ही इस मामले में कोई गया, जिसने ब्लड डोनेट किया या किसी ने ब्लड लगवाने और टेस्ट हुआ और निकला HIV पॉजिटिव और फिर बताया जाए उस शख्स को जिसका ब्लड लिया गया था, ये होता है? जी, ये उनको बताया जाता है ताकि वो अपने करीब तरीन क्लिनिक से अपना इलाज शुरू कर सके। सही। अच्छा सर, इसकी ट्रांसमिशन के कुछ पहलुओं पे तो हमने बात की, एक मिथ है कि एक गिलास में पानी भी पिएं तो क्या HIV ट्रांसफर हो जाता है, इज इट ट्रू? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। HIV जो है ये कोई भी साथ खाना खाने से, प्लेट में या गले लगने से या हाथ में लाने से नहीं होता, साथ रहने से। HIV का ताल्लुक रतूबत से है। खून वो भी मेरी स्किन के अंदर अगर कोई प्रिक होगा, राइट, या जो जिनसी रतूबत है सिर्फ उनके ज़रिए फैलता है। बाकी HIV के मरीज़ बिल्कुल कोरोना की तरह नहीं है, ये आम, हाँ, इसका साथ रह सकते हैं, हमारे साथ खा पी सकते हैं, काम कर सकते हैं। और HIV मैंने बताया कि जो इलाज शुरू कर देगा तो वो तो स्प्रेड भी नहीं करेगा। अच्छा, कोविड में सर हमने देखा कि कोविड कुछ लोगों के लिए रहा एसिम्प्टोमेटिक, कुछ के लिए सिम्प्टोमेटिक रहा, कुछ को माइल्ड सिम्टम्स थे, कुछ को सिवियर सिम्टम्स थे। तो क्या HIV और एड्स के केस में ये होता है कि आपको कुछ माइल्ड सिम्टम्स या एसिम्प्टोमेटिक या सिवियर सिम्टम्स हो, कुछ टाइप्स होती हैं? जी, मैंने अर्ज़ किया कि जो लोग HIV सिर्फ एक्सपोजर हुआ उनको कोई सिम्टम नहीं होगा। अच्छा। और जो सिंड्रोम में चला जाएगा, एड्स में, उसको तमाम सिम्टम्स आगे पीछे नहीं, इनिशियली कोई सिम्टम नहीं, इनिशियली वो जो कहा जाता है कि अगर आपको फ्लू हो बहुत अरसे के लिए तो फिर वो एक पहला सिम्टम नहीं, वो हम होता ये है। कहते हैं कि जिन लोगों को बार बार बुखार आ रहा है या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है या खांसी हो रही है या निमोनिया हो रही है या डायरिया बार बार हो रहा है, स्किन इन्फेक्शन हो रहे हैं या गले के या बगल की गिल्टियाँ जो है, लिम्फ नोड्स बढ़ रहे हैं, फिर वो जाके अपना टेस्ट कराएं। लेकिन ये HIV प्रेजेंट इसके सिम्टम्स बहुत बुनियादी तौर पे नहीं होते। सर, HIV एलाइजा कोई वर्स्ट फॉर्म भी होती है इसकी? नहीं, एलाइजा एक टेस्ट का नाम है। ओके, राइट, वो टेस्ट का नाम है जिससे मालूम होता है कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। ठीक है सर, अब इससे पहले जब हमने बात की ना कि जिनसी बेरा रवी, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, आपने खारज सरा कम्युनिटी का जिक्र किया जो बहुत ज़्यादा सिरिंजेस का इस्तेमाल करते हैं बिलखुसूस नशे के आदी अफराद, आपने डेंटिस्ट का भी जिक्र किया अगर वहाँ पे स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल नहीं हो रहे तो। इसके अलावा जनरल पॉपुलेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ या मैं उस शहर की बात करूँ जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं, और कहाँ पर एहतियात की ज़रूरत है? सैलून्स में भी? जी, मेरा ख्याल है कि हमें बार्बर्स के पास में लोगों के अंदर रिवाज है कि शेव जो है शेव बाहर से करानी है। हमने इंश्योर करना है कि हम अपना ब्लेड यूज़ करें। ओके, ठीक है। अगर मुझसे पहले कोई मरीज़ गया है जिसको HIV है या हेपेटाइटिस है, तो वो अगर ब्लेड मैं यूज़ करूँगा, और बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ब्लेड आपने देखा होगा शेव करते हुए कि प्रिक हो जाता है, राइट। इसी तरीके से जब हम डॉक्टर के पास जाएँ, अगर इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है तो इंश्योर करें नई सिरिंज हमारे सामने खोला जाए, ड्रिप सेट भी नया हो। तो हमने इसमें हमारा रवैया बड़ा मैटर करता है कि हम अपना कितना ख्याल करते हैं। ये मेरी सेहत है ना, हुकूमत ने कानून बना लिए, लेकिन ब्लड जहाँ से मैं ले रहा हूँ वो ब्लड बैंक महफूज है कि नहीं, वो जो ब्लड बैंक है उसकी अपनी हैसियत क्या है। तो डेंटिस्ट, आपको पता है लाहौर रेलवे स्टेशन पे डेंटिस्ट भी, एंटी सर्जन्स भी बैठे हुए बेचारे जो क्वैक्स हैं, तो उनकी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनको स्टेरिलाइजेशन का पता नहीं है। तो HIV का वायरस रतूबत से फैलता है और इन रतूबत का तारुक मेडिकल की इंस्ट्रूमेंटेशन से भी है। और जैसे सैलून्स में मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए जो लोहे के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो समटाइम्स इवन जो खवातीन नाक और कान के अपने जो ज़ेवरात के लिए सुराख करती हैं, वो इंश्योर करें कि वो गन्स हमारी, वो नीडल्स, हर चीज़ हमारी स्टेरिलाइज्ड हो या डिस्पोजेबल हो। जी। अच्छा, जो नॉर्मली तो हम देखते हैं ना कि गन में वो उन्होंने वो टॉप्स फिक्स किए और बस वो न्यू होता है, वो न्यू होता है, वो न्यू है तो ठीक है, वो ठीक है, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है। अगर सेम नीडल यूज कर रहे हैं तो फिर उसका स्टेरिलाइज होना जरूरी है। जी बिल्कुल। तो गन का स्टेरिलाइज होना जरूरी है फिर भी? इट्स ऑलवेज, हम कहते हैं जैसे डेंटिस्ट के कुछ इंस्ट्रूमेंट डिस्पोजेबल होते हैं, वो तो डिस्पोजेबल हैं, लेकिन बाकी जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको ऑटो क्लिप किया जाता है हर प्रोसीजर से पहले। ठीक है। बड़ा चैलेंज क्या है पाकिस्तान में एड्स कंट्रोल करने से मुताल्लिक, क्योंकि आप एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से मुंसलिक हैं? दो बुनियादी चीज़ें, एक तो ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। तो लोग ट्रीटमेंट जब जैसे वो ठीक होते हैं, उनकी भूख लगती है, वजन बढ़ जाता है, तो वो दवाई छोड़ देते हैं। एक तो ये जो मरीज़ हमारे पास है उन्हें बताना है कि ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि लोगों का रवैया कि हम एड्स को हमने लिंक कर दिया है उसके किरदार के साथ, जिसकी वजह से टेस्टिंग बहुत कम है।
मैंने बताया ना 2,10,000 मरीज़ हैं हमारे पास एस्टिमेटेड हैं और 50-54 हज़ार हमारे पास पहुँचे हैं, तो बाकी लोग माशरे में हैं, टेस्ट पे क्यों नहीं आ रहे फ्री ऑफ कॉस्ट? क्योंकि हमारा रवैया इसमें स्टिग्मा है। चूंकि सर हमने उसको अटैच कर दिया ना जिनसी बेरारवी से या नशे के आदी अफराद, चूंकि बहुत सारी वजूहात हैं, तो हमने बीमारी, and that is just one contributing factor. बीमारी से नफरत है लेकिन मरीज से मोहब्बत। और जो हमारी यंग लॉट है उनके टेस्ट ना कराने की एक बड़ी रीज़न ये होती है कि हम काम नहीं कर सकेंगे, हमारी शादियां नहीं होंगी और हमें माशरा किस नज़र से देखेगा। तो इस तासुर को ज़ायल करने के लिए क्या कोई कैंपेनिंग वगैरह भी हो रही है? इसमें हम ऑलरेडी अपने मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मीडिया का बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल है। जैसे आप आज प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को ये बताना कि 100% काबिल इलाज है। अब एड्स का फैलाव जो है ट्रीटमेंट एज अ प्रिवेंशन, जो भी इलाज पे चला जाएगा वो खुद इसको फैला नहीं सकेगा। और दूसरा हमारा रवैया मस्बत और मरीज़ के साथ कि मरीज़ को हम ब्लेम ना करें, मर्द से तो नफरत करें लेकिन मरीज़ से ना करें। जो हालात पाकिस्तान के हैं, किसी और मुल्क में भी हमने ऐसे हालात देखे हैं रिसेंट टाइम्स में? ये इसे कहते हैं एशियन एपिडेमिक मॉडल। इसमें तकरीबन इस पूरे एरिया के अंदर ही ऐसे ही था कि ये एपिडेमिक पाकिस्तान के अंदर भी आईवी ड्रग यूजर्स के अंदर मैंने बताया कि ज़्यादा थी, वहाँ से फिर उनकी वाइफ्स, फिर उनके बच्चे और जनरल पॉपुलेशन में जाती है। पहले तो हम सुनते थे अफ्रीका वगैरह में ज़्यादा होता है। अफ्रीका में अभी भी ज़्यादा है। अफ्रीका तकरीबन दुनिया का आधा केस नोट इस वक्त अफ्रीका के अंदर। अच्छा जी। अफ्रीका और एशिया, इसके बाद कौन सा खिता? मैंने बताया कि बुनियादी तौर पर एशिया में तकरीबन 4 करोड़ लोग दुनिया में मुतासर इस वक्त हैं, उनमें से 2 करोड़ के करीब ज़्यादा लोग सिर्फ अफ्रीका में हैं और बाकी फिर स्प्रेड है। पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, चाइना में भी है। जी, इसे उसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ग्लोबल सतह पर जैसे पोलियो को किया गया? जी बिल्कुल, लेकिन इधर के पोलियो के अंदर तो सिर्फ वैक्सीन है ना, इसकी अभी तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसकी अभी तक वैक्सीन पे काम तो हुआ है, इस पे काम हो रहा है और हम इस पे हम करते हैं कि अगर एक पार्टनर पॉजिटिव हो तो दूसरे पार्टनर को कैसे बचाया जाए, इसी तरह से माँ से बच्चे को। लेकिन होपफुली कि बहुत जल्द हम जो वैक्सीन भी हासिल कर लेंगे। अच्छा सर, अवेयरनेस की हम बात करें, प्रिवेंशन की, ये सारी बातचीत तो होगी उस तबके के लिए जो पढ़ा लिखा है, जो हमारी बात को समझता है। एक वो तबका है जो जिसके पास टीवी का एक्सेस नहीं है, जैसे नशे के आदी अफराद जो सड़कों पे इंजेक्टेबल नशा यूज़ कर रहे होते हैं, या बहुत से जैसे ख्वाजा सरा कम्युनिटी का आपने जिक्र किया, इन लोगों तक शायद हमारी बात नहीं पहुँच रही। इनकी अवेयरनेस के लिए क्या हो रहा है? ये कि जो हमारे पास फील्ड में प्राइवेट पार्टनर्स हैं, मुख्तलिफ NGOs हैं जिनके ज़रिए हम जो ड्रग यूज़र्स के लिए पूरा प्रोग्राम चल रहा है, कहते हैं नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम। उनके पास अवेयरनेस देना, उनको शऊर देना और उनको नई सिरिंज देते हैं और पुराने सिरिंज से वापस लेना, ये एक पूरा काम है। जहाँ जहाँ हॉट स्पॉट्स हैं उनको कहते हैं। इसी तरह ख्वाजा सरा के अंदर ख्वाजा सरा के ज़रिए उनका शऊर आ गई और उनका फिर हर 6 महीने बाद उनका टेस्ट हो और जो पॉजिटिव हो उनको फिर ट्रीटमेंट से लिंक किया जाए। और सर हर बार ये टेस्ट फ्री होता है या वन टाइम? हर दफ़ा फ्री होता है। हर बार फ्री होता है। क्या पाकिस्तान में इस वक्त जनरल पॉपुलेशन में एड्स फैलने का खदशा और ख़तरा मौजूद है? अगर हमने अपने लाइफस्टाइल्स को ठीक ना किया तो क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी बड़ा लोड हेपेटाइटिस का है, तो अभी हमारे पास अभी तक जनरल पॉपुलेशन में बहुत कम है। अभी तक मैंने बताया कि जो ड्रग यूज़र्स हैं या ख्वाजा सरा हैं, ये जिनसी बेरारवी के शिकार हैं, उन लोगों में है। लेकिन अगर हमने ये जो टाइम है इसमें हमने मज़ीद काम ना किया तो ख़तरा है कि उनसे फिर इसे कहते हैं ब्रिजिंग पॉपुलेशन में उनकी वाइव्स, जो आईवी ड्रग यूजर्स हैं उनकी वाइव्स भी हैं, फिर उनके बच्चे भी हैं, तो फिर उससे फिर माशरे में और ज़रा उससे बात, तो अगर जनरल पॉपुलेशन की हम बात करें तो आपके फ्लूइड से चूंकि वो ट्रांसमिट होता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा उससे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रिवेंशन जो है वो बहुत अहम है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, बहुत अहम मौजू था। और कुछ मौजूद ऐसे होते हैं लोग जनरली उसको डिस्कस नहीं कर रहे होते, लेकिन आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है, आपकी हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। जब हम कौमी सेहत की बात करते हैं ना, नेशनल हेल्थ की, उसमें चाहे वो एड्स है, चाहे वो हेपेटाइटिस है, चाहे वो कोविड है, चाहे वो डेंगू है, चाहे वो और कोई बीमारी है, वो चाहे बैक्टीरिया से है, वो चाहे किसी वायरस से है, जिस भी वजह से है, एपिडेमिक्स हो या पेंडेमिक्स हो, हमें ज़रूर ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपनी बिहेवियर मॉडिफिकेशन पर ज़्यादा काम करना है और अवेयरनेस की बात करनी है। अवेयरनेस की बात भी करनी है और इस पैगाम को आम करना है। वो लोग जो हमें देख और सुन रहे हैं उन पे भी ये लाजिम है कि जो मालूमात उन तक पहुंच रही हैं, वो उनके घरों में जो सर्वेंट्स आते हैं, इवन जो काम के लिए आते हैं, उनको भी अवेयर करें, उनको भी बताएं बीमारियों के बारे में, क्योंकि हमारा काम मैसेज कन्वे करना है, पहुंचाना है। अगर आज हम यहाँ पे बैठे हुए HIV को डिस्कस करें, इससे पहले भी हम प्रोग्राम्स कर चुके हैं, तो उसका मकसद ये है कि जनरल पॉपुलेशन में, जैसे आपने कहा कि फैलने का खदशा है, हम अवेयरनेस पैदा करें, हम लोगों को बताएं कि इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है और फिर इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, और अगर एड्स हो चुका है तो उसके बाद इलाज किस तरह से करना है। बहुत सादा सा टेस्ट है, आप जाके लैब से टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि टेस्ट फ्री है,
दवाई free कोई है। भी जा सकता है, दवाई फ्री है, तो फिर आप इलाज ना करवाएं, उसको कोई वजह नहीं है। और मरीज से नफरत नहीं, मर्ज से नफरत बिल्कुल करनी ऐसे है। ही ये है। बात बहुत ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत आपने उन अहम लोगों को इंक्लूसिवली आपने उनको लेके चलना है, आपने उनको सोसाइटी का हिस्सा बनाना है, ना कि आप उनको एक्सक्लूड कर दें या माइनस कर दें या उनको ये एहसास दिलाएं कि अब वो माशरे के फाल रुकन नहीं रहे। ऐसे ही है। चलें जी, ये तो मौजू हुआ, बढ़ते हैं आगे। इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ बढ़ जाएं, कुछ खबरें हमारे पास और भी हैं शेयर करने के लिए। वो लोग जो हमसे बिछड़ गए उनकी बात करते हैं। मुमताज़ गुलकारा बिल्किस खानम साहिबा, तवील अदालत के बाद कराची में उनका इंतकाल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बिल्किस खानम के इंतकाल पर दुख का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया और कहा कि गुलकारी के फ़न में बिल्किस खानम ने अपना एक मुनफरिद मकाम हासिल किया है। और ज़ीशान अहमद ने उन पर एक रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं। मुनफरिद अंदाज और सुरीली आवाज की मलका मारूफ क्लासिकल गुलकारा बिल्किस खानम ने रेडियो से अपनी गुलकारी का आगाज किया। बाद में पाकिस्तान टेलीविजन के कयाम से उन्होंने पीटीवी पर अपने फन का जादू जगाया, जिनमें कराची मरकज से पेश किए जाने वाले मौसीकी के प्रोग्राम बज़्म मेहदी हसन, महफिल शब, सफर मोहब्बतों का काबिल जिक्र हैं। पीटीवी पर उनके मशहूर गाने अनोखा लाडला, खेलन को मांगे चांद, मत समझो ना मैंने भुला दिया और कुछ दिन यूं मेरी आंखों में बसो जैसे गीत ने उनके फनी करियर को चार चांद लगा दिए। क्लासिकल गुलकारों की सफ में बिल्किस खानम की एक मुनफरिद हैसियत थी और उन्होंने उर्दू के अलावा मुख्तलिफ इलाकाई ज़बानों में भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। पीटीवी जब से भारत वजूद में आया तब से बिल्किस खानम साहिबा का उसके साथ एक ताल्लुक रहा है और हमेशा बड़े प्रोग्रामों का, अच्छे प्रोग्राम जो थे उनका वो हिस्सा रही। ब्लैक एंड वाइट से लेकर अब तक वो माशाल्लाह पीटीवी के साथ वाबस्ता रही और अपने भरपूर अपने फन का उन्होंने मुजाहरा किया। बिल्किस खानम को गुलकारी के शोबे में हुकूमत की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया, जबकि उन्होंने निगार अवार्ड, लक्स स्टाइल अवार्ड और पाकिस्तान मीडिया अवार्ड भी हासिल किए। बिल्किस खानम मशहूर सितारा नवाज उस्ताद रईस की अहलिया थी। उन्होंने पिछले माह पीटीवी की सालगिरह के सिलसिले में होने वाले खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की थी, जो उनकी जिंदगी का आखिरी शो था। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। बिल्किस खानम दुनिया से चली गई, लेकिन एक और शख्सियत से भी हम महरूम हो गए। वो थे जनाब साबिक पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद लतीफ़, जो कि इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने साउथ एशियन गेम्स में सोने का तमगा और 1990 में होने वाली एशियन गेम्स में चांदी का तमगा अपने नाम किया था और इसका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन बॉक्सर्स में होता था। मोहम्मद लतीफ़ की अगर हम बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी से भी वो वाबस्ता रहे और इसके अलावा कोचिंग के फ़राइज़ भी अंजाम देते रहे, लेकिन अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे। पाकिस्तान एक और टैलेंट से महरूम हो गया है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं रिसर्च, लेकिन उस रिसर्च की अहमियत तब ख़त्म हो जाती है जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो सके। तहकीक के बाद आपके जो नताइज अखज़ होते हैं उनको आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करते, उनकी रोशनी में आप कोई काम नहीं करते, तो फिर वो रिसर्च बेकार जाती है। अल्लामा इकबाल का जिक्र हम रोज़ाना करते हैं। इकबाल पर बहुत रिसर्च हुई, बहुत काम हुआ। इकबाल के नज़रियात पर, उनके अफकार पर, उनकी जो शायरी थी उस पर बेशुमार काम मौजूद है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। लेकिन वो रिसर्च जब इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो उसके फ़वाइद, उसके समरात कैसे मिलेंगे? वो रिसर्च अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या रुकावटें हैं, क्या हर्डल्स हैं, कौन सी बात है जिसकी वजह से हम अभी पीछे हैं? आज के दौर में हम 100 साल पहले के जो अफकार थे वो आज भी रेलिवेंट होने के बावजूद हम उनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे, ये आज हम डिस्कस ये 75 बरस का हो गया पाकिस्तान, इतना काम मौजूद लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है। वजह क्या है, हिंड्रेंस क्या है, रुकावट क्या है, इस पर बात करेंगे। माहिर इकबालियात डॉक्टर मोहम्मद आबिद अली साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी क्या राय है सर, 75 बरसों में इम्प्लीमेंट क्यों ना कर पाए हम इकबाल को? इसके पीछे कुछ वजूहात हैं। एक तो सबसे जो मैं अहम वजह देखता हूँ वो देखता हूँ कि इकबाल को हमने अदब में बंद कर दिया। इकबाल को हमारे जितने ज़्यादातर जो इकबाल के माहिरीन हैं उनका अदब से ताल्लुक़ है। इसका ये मतलब नहीं कि वो जो हैं इकबाल को समझने से कासिर, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं। लेकिन कोई चीज़ को भी आप जैसे मगरबी दुनिया में देखते हैं, रिसर्च के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे लाया जाता है।
باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے اور پھر آگے جو ہے اس کو نافذ کیا جاتا ہے, اس پہ فردر ریسرچ کی جاتی ہے, پھر اس کو جو ہے امپروو کیا جاتا ہے. یہ پروسیس ہمارے پاس یہاں موجود نہیں. دوسرا ایک جو سب سے بڑی ہنڈرنس ہے وہ ہے ہماری تقلیدی اپروچ. ہم مقلد ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو ہم مغرب کی تقلید میں ہیں یا پھر اپنے آئمہ کی تقلید میں ہیں, جبکہ اقبال جو ہے وہ تو سائنس میں بھی تقلید کے خلاف ہے. اقبال بولتا ہے کہ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد, ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. واہ. تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو, کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یہ گانا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میرے نزدیک کہ اقبال جو بات کرتا ہے وہ انڈیویجویلٹی کی بات کرتا ہے. ایوری سنگل انڈیویژل ہیز ٹو بی پالش. اس کو اس لیول پہ لانا ہے جہاں پہ وہ پرفارم کر سکے. صحیح ہے نا. تو آپ بولتے ہیں نا اقبال کو وہ خودی کا فلاسفر ہے, یا آپ بولیے کہ تقلید سے اقبال جو ہے بڑا ہمیں منع کرتا ہے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اقبال یہ چاہتا ہے, اور اقبال کی وہی اپروچ ہے جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, کہ انڈیویژول کو تیار کیا جائے. جب انڈیویژول اس لیول پہ آ جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی پرفارم کرنے لگتا ہے. بالکل. اس کے پیچھے میں تھوڑا سا اپنی تحقیق میں آپ کو بتاؤں. جی. اللہ رب العزت نے, اقبال بھی کوٹ کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے غالباً, کہ اللہ نے انسان کو خلیفہ کا رتبہ دیا اور چنا. معذرت ہے. کوئی بات نہیں, انسان پلیز کو آپ خلیفہ کا خطبہ دیا. بالکل انسان کے اس کو جو ہے خلیفہ بنایا, اور یہ جو ہے آدمی نے, انسان نے پھر خود بھی قبول کیا. سورہ غالباً احزاب کی آیت ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے اللہ رب العزت نے آسمانوں, زمین اور پہاڑ کو دی, لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور انسان نے اس کو جو ہے وہ قبول کر لیا. بالکل ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے بیسیکلی ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے, اور اس مقصد کے گرد انسان کو ڈیزائن کیا گیا. بے شک. اب اگر کوئی قوم جو خالق کو اس طرح نہ مانے جو جس طرح کے اس کو ماننا چاہیے ہے, بلکہ اس کی کوئی انوالومنٹ ہی نہیں سمجھے اس دنیا میں اور ہمارا جو یہاں کا کاروبار ہے اس میں, تو وہ قوم کس طرح ایجوکیشن سسٹم ڈیزائن کر سکتی ہے؟ ایجوکیشن میں آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ انسان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جس قوم کے اس کا شعور ہی نہیں, تو وہ تو اس لحاظ سے نہیں کر سکتی. وہ تو پہچانتی نہیں کہ, وہ تو اس چیز کو مانتی نہیں کہ انسان کا کوئی خاص مقصد ہے دنیا میں, اور یہ بھی نہیں مانتی کہ اس کے لیے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے. مغرب میں یہی کمزوری ہے. مغرب نے جو ڈیزائن کیا ہے وہ اپنے پرسیپچل فریم ورک, اپنے آبجیکٹیوز کے گرد انسان کو لے کے جو ہے وہ انہوں نے تعلیمی نظام, تربیتی نظام ڈیزائن کیا. اگر ہم اس کی اندھی تقلید کریں گے, اس کو لے کے کر لیں گے, تو ہم بھی ویسے ہی لوگ تیار کریں گے جو وہ تیار کرنا چاہتے ہیں اپنی انڈسٹری کے لیے. بیسیکلی یہ جو تعلیمی نظام ہے یہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ڈیزائن کیا گیا, اور ان کا پورا مقصد تھا کہ اپنی انڈسٹری کے لیے ہیومن ریسورس تیار کرنا. نمبر 1. نمبر 2, وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسے افراد تیار کریں جو اسٹیٹ کے ریٹ کو چیلنج کرے, تو انہوں نے اس کے لحاظ سے اس کی انٹلیکچوئل گرومنگ سے بھی اس کو محروم رکھا. صحیح ہے. اقبال کا ایک بڑا امپورٹنٹ شعر ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشم.
क्या बात है। तो ये जो एक स्पेशल हमारे डिज़ाइन हैं, जो स्पेशल हमारा फंक्शन है, ये हम रियलाइज़ करने से कासिर हैं। ठीक है, बात हो रही थी इंडिविजुअलिटी की। खुद ही जो है इकबाल का कंसेप्ट जो इंडिविजुअलिटी से डील करता है, वो पूरा का पूरा जो है हमारे तालीमी नज़रिए पे हावी है और हावी होना चाहिए है। इकबाल ये बोलता है कि हर चीज़ जो खालिक ने तख्लीक की है वो अपना फंक्शन पूरी तरीके से अदा कर रही है, वो चाँद हो, सितारे हों, पत्थर हों, दरख्त। और यही रिक्वायरमेंट जो है इंसान से है कि जिस डिज़ाइन में वो जिस साख्त में डिज़ाइन किया गया है, जो उसके मकासद थे इंसान के, उस पे जो है पूरी तरीके से फंक्शनल हो। इसलिए इकबाल बात करता है सेल्फ रियलाइजेशन। यस, कि तुम रियलाइज़ तो करो कि तुम Realize हो करो। क्या, तुम्हारा मुकाम क्या था, क्या है, क्या है, अल्लाह ने तुम्हारा मुकाम क्या रखा है ना। वह अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी नज़र से पोशीदा है आदमी का मुकाम। क्या बात है। लेकिन सर यहाँ पे इंसान के अंदर जब सेल्फ रियलाइजेशन की हम बात करते हैं तो दो तरह की चीज़ें एक इंसान में पैदा होती हैं जब वो अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है। एक वो जिसको हम कसरे नफ्सी कहते हैं, इंसान सब जानता हो लेकिन कसरे नफ्सी से काम लेता हो, और एक चीज़ तकब्बुर। अगर आप इस थिन लाइन को डिफ़ाइन कर दें कि कहाँ तकब्बुर आ जाता है, कहाँ पे इंसान जो है वो अपने आप को वो तो समझता है जो वो है लेकिन वो कनात पसंद हो जाता है। इकबाल बोलता है हर चीज़ है, इकबाल के नज़दीक जो है हर चीज़ अपनी खुद नमाई कर रही और उस खुद नमाई में खुदा की शान बयान कर रही। खूबसूरत बात। ठीक है ना। तो हमें तो जो खुद नमाई का ये मतलब नहीं है टू शो ऑफ। खुद नमाई का मतलब ये है कि जिस डिज़ाइन में तुम पैदा किए गए हो उसका पूरी तरीके से इजहार होना, ये इकबाल का फोकस है। अब इसको अमूमन मैंने देखा है कि खुद ही को बहुत पेचीदा अल्फाज में जो है बयान किया जाता है। बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो मेरा पहला जो मैंने खुद ही का लेसन लिया वो मैंने जॉन हॉल्ट से लिया। ओके। ये अमेरिकन एजुकेशनिस्ट था और उसका जो रिसर्च था वो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च था। उसने छोटे बच्चों पे रिसर्च किया था कि वो सीखते किस तरह से हैं, लर्न किस तरह करते हैं। और he was writing diary all the time and he came up with the theory कि जो इंसान के अंदर खुदी या जो उसकी इंडिविजुअलिटी है या उसके अंदर जो अल्लाह ने आप बोलिए कि एक उस यानी ख़ास जो ट्रेट्स हैं उसकी, जो पर्सनालिटी बन रही है उसकी, जी, वो जो है वो बच्चा अपने साथ लेके पैदा होता है। ओके। और अगर आप उसको दबाने की कोशिश करें तो उसका लर्निंग प्रोसेस हैम्पर होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब आप कुछ बोलते हैं तो आप उनका सबसे पहले क्या होता है, क्यों? यस। ठीक है, दे वांट टू एक्सप्रेस कि दे आर इंडिविजुअल्स, उनकी इंडिविजुअलिटी को रिकग्नाइज किया जाए। और फिर अगर उनकी इंडिविजुअलिटी को रिकग्नाइज करते हैं देन दे सीक लर्निंग। लेकिन अगर अब इस वक्त जो पूरा का पूरा हमारा माशरा है, घर का माहौल है या तालीमी इदारे हैं, वहाँ पूरे के पूरे इस इंडिविजुअलिटी को क्रश करने के पीछे लगे हुए हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स। हर हफ्ते इम्तिहान, हर महीने इम्तिहान, हर आप ये कम्युनिकेट करें कि वी डोंट ट्रस्ट यू, वी डोंट ट्रस्ट यू, यू हैव टू प्रूव कि जो हमने आपको भी सिखाया वो आपने सीख गया है। ठीक है, उसके खुद एतमादी में आप ज़र्ब लगाते हैं और दूसरा ये कि उसकी आप इंडिविजुअलिटी पे ज़र्ब लगाते हैं, वो बच्चा ऑटोमेटिकली ही टर्न्स ऑफ फ्रॉम लर्निंग। आप मुझे बताइए कोई छोटा बच्चा कभी आपने देखा वो फारिग बैठा होता हो तो 24 घंटे लर्निंग कर रहा होता है, उसकी नींदें गायब हो जाती हैं लर्निंग के पीछे, वो सोना नहीं चाहता वो। तो ये तो अल्लाह ने आपको डिज़ाइन ही एज लर्निंग एंटिटीज़ किया।
اب اگر آپ اس ڈیزائن پہ انسان کو نہیں لائیں گے, نہیں پرکھیں گے, اس کا موقع نہیں دیں گے, اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, تو اس پہ لرننگ واقع نہیں ہوگی. اس میں آپ بولیے کہ اس کو انفارمیشن اپلوڈ آپ کر رہے ہوں گے جو اس وقت ہو رہا ہے. اوکے. تعلیم جو ہے وہ طالب علم کے گرد گھومتی ہے. اگر آپ کو طالب یعنی آپ کو علم کی ارج ہی نہیں ہے, ارج ہی نہیں ہے, آپ کو طلب ہی نہیں ہے, تو اس تعلیم کا فائدہ نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں تعلیم دی جاتی ہے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے, یہ پورا ہونا چاہیے, لیکن ہم اس پرسنالٹی کو نظر انداز کر جاتے ہیں جس کو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک تھوڑا سا باریک نقطہ ہے, وہ سمجھنا پڑے گا. اللہ نے ہمیں احسن الخالقین اللہ ہے نا, اللہ نے بہترین ہمیں ڈیزائن کیا, بہترین ہمیں تیار کیا اس رول کے لیے. صحیح ہے, وی آر لوڈڈ. یہ میں یہ جو ریئلائزیشن میں ابھی کی نہیں بات کر رہا, یہ افلاطون نے 4000 3500 سال پہلے یہ بولا تھا کہ علم انسان کے اندر ہوتا ہے, اس کو باہر لانا ہوتا ہے. آج کے دن مرحوم مشہور ایجوکیشنسٹ تھے سر کین رابنسن, برٹش ایجوکیشنسٹ تھے, پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا. ہی سیڈ دا سیم تھنگ. انہوں نے بولا ٹیچر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی کھینچ کے پودے, ٹیچر کا جو کام ہے وہ ایک مالی کا کام ہے کہ جس طرح ایک مالی زبردستی کھینچ کے پودے نہیں نکالتا یا پھول کی پتیوں میں رنگ نہیں کر رہا ہوتا, اس کو صرف وہ ماحول پرووائڈ کرنا ہوتا ہے جہاں پھول اور پودے خود ہی گرو کریں. نے بولا ٹیچر کا کام مالی کام ہے کہ وہ ماحول پرووائڈ کریں بچوں کو کہ جہاں ان کے اندر سے جو اللہ کی ڈیزائننگ ہے وہ ابھر کے سامنے آئے. اور آپ ماضی میں دیکھ لیجئے, ماضی میں یہی ہوتا تھا, طالب علم علم کی تلاش میں نکلتا تھا. آپ اقبال کی تلاش میں نکلے سر, کیسے اقبال تک پہنچے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میں نے اقبال کو بہت 50 سال کے بعد دیا. اچھا. ہوا یوں کہ مجھے 1980 سے یہاں پہ میرے دو انٹلیکچوئل سے جن سے میری ملاقات ہوئی, وہ دور تھا جب ضیاء الحق صاحب کا, جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا, جب کہ یہ صحیح تھی کہ اسلامائز کیا جائے, سسٹمز کو اسلامائز کیا جائے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے اس چیز پہ یقین تو تھا, میں نے ان سے صرف پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ سب سے پہلا نظام کس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. تو انہوں نے بولا تھا ایجوکیشن. میرا تعلق مرچنٹ نیوی سے ہے, میں 40 سال مرچنٹ نیوی میں رہا ہوں, 19 سال میں نے کپتانی بھی کی ہے جہازوں پہ. لیکن چونکہ علم کا تعلیمی نظام کا میرا فوکس تھا تو میں نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی. میں نے پی ایچ ڈی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا سے کی, جہاں پہ میں زبردستی اقبال پہ ڈالا گیا. میں تعلیم میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا. اچھا. تو میرا فوکس تھا کہ جو اسلامی اسکولز ہیں ان کا نظریہ تعلیم کیا ہے اور وہ قرآن سے کتنا مطابقت رکھتا ہے. تو وہاں میری ایک ملے سپروائزر تھیں اور ایک یوگینڈا کے سپروائزر تھے. انہوں نے بولا کہ تم اقبال کا تعلیمی ماڈل پہلے بناؤ اور اس پہ پھر ان لوگوں کو جانچو دوسرے ایجوکیشن. تو میں نے بولا یہ میرا کام نہیں ہے, میں نہ اس قابل ہوں, میں نے اقبال کو زیادہ پڑھا بھی نہیں ہے, بچپن میں پڑھا تھا تو میں نہیں کر سکتا. یہ آپ پاکستان پہ جو آئیں گے, پاکستان میں ایک شیخ ماہر موجود ہے, میری وہ تو میری تھیسس کو جو ہے وہ فیل کر دیں گے. انہوں نے بولا نہیں آپ کو کرنا تو اقبال پہ ہی ہوگا. تو میں زبردستی اقبال پہ ڈالا گیا, لیکن وہ غالباً اللہ کی طرف سے تھا. محبت ہو گئی اقبال سے. جی میں نے اقبال کی 2 کتب جو کہ سب سے مشہور ہیں, خودی پہ اسرار خودی اور رموز بے خودی, ان کا انالیسس کیا. اور الحمدللہ وہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے جو میں تعلیم کی ایک طلب تھی کہ تعلیمی نظام ہونا کیا چاہیے یا فریم ورک کیا ہونا چاہیے, اس کا مجھے پورا کا پورا جو آپ بولیے کہ ایک گائیڈ لائن جو ہے اقبال کے نظریہ تعلیم میں مل گئی. زبردست. تو اور آپ نے ریلیونٹ پایا سر تعلیمی نظام کو؟ تو اقبال کا کمال کیا ہے, اقبال خود بات نہیں کرتے, اقبال قرآن سے بات کرتے. ماشاءاللہ. اقبال 6 سال سے بھی کم کی عمر میں قرآن میں ڈال دیے گئے تھے. ان کو عربی سکھائی گئی تھی, ان کو پرشین سکھائی گئی تھی, اردو سکھائی گئی تھی.
اقبال نے اپنے آپ کو بچپن سے قرآن سے جوڑے رکھا. یہ پریکٹیکلی ان کے واقعات ہیں کہ 14 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا بیان کیا کہ میں ہر روز صبح فجر کے وقت قرآن پڑھا کرتا تھا. تو وہ باقاعدہ انہوں نے قرآن سے جوڑے رکھا. جو آدمی اتنا قرآن سے جڑا ہو اور جس کو عربی بھی آتی ہو تو وہ جو بات کہے گا تو وہ قرآن ہی سے بات کہے گا. تو اقبال کی جو سب سے بڑی میرے پاس یعنی جو میں ریلیونس دیکھتا وہ یہ کہ قرآن سے انسپائرڈ ہیں, قرآن کو ہی پیش کرتے ہیں اپنے انداز اور جو قرآن میں اتنا ڈیپتھ میں گیا ہو تو وہ آدمی جو ہے وہ ہی از موسٹ ریلائبل بفور می. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. تو وہ الحمدللہ وہ اللہ کا بڑا شکر ہے. اس وقت جو ہے وہ میں بحریہ یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے. بحریہ یونیورسٹی میں ہم ہر سال کانفرنس بھی کراتے ہیں, ڈفرینٹ پروگرامس بھی کراتے ہیں, جن کانفرنسز کا جو فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل لائف میں اقبال کو کس طرح امپلیمنٹ کریں. اور یہی اصل مقصد ہے جب اقبال کی ہم بات بھی کر رہے ہیں. یہ پروگرام بھی ہم نے ڈیزائن کیا جو حکومت نے کاوش کی, کمیٹی کا قیام, کہ کیسے اقبال کو ہم نے اسکول, کالج, یونیورسٹیز, اداروں میں, کانفرنسز میں, ڈیبیٹس میں, ڈسکشنز میں لے کر آنا ہے کہ ہم اقبال پر بات کر سکیں. بالکل, اور اقبال پہ بات ہوتی ہے. آج بھی ہماری جو نشست تھی سر آپ کے ساتھ بہت زبردست رہی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آپ کی معلومات سے ہم نے استفادہ کرنے کی کوشش کی اور بلا شبہ اسی کنکلوژن پہ ہم پہنچے کہ ریسرچ تب تک بیکار ہے جب تک وہ امپلیمنٹ نہ ہو. ہم اقبال تک پہنچنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ سر, آپ موجود رہے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. اشاعت سے آن لائن تک اسلامی دنیا کی اولین کاروباری خبریں, حقائق پر مبنی بے لاگ تجزیے اور تبصرے, صرف ایک کلک پر. ڈیلی بزنس ریکارڈر, کاروباری دنیا کی پہلی ترجیح. اسٹیٹ لائف پریمیم ادا کرنا اب ہوا آسان. ای پے یا موبائل ایپ یا آن لائن بینکنگ کے ذریعے یا اسٹیٹ لائف کاؤنٹر پر, جو ہفتے کے 7 دن رات دیر تک کھلے رہیں گے. 31 دسمبر سے قبل اپنی لیبس یا پیڈ اپ پالیسیز کو لیٹ فیس کے بغیر بحال کروائیں. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان. ویلکم بیک. اندر ایکسائٹنگ ٹاپک, فیشن. فیشن کی بات نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ جہاں پہ خواتین موجود ہوتی ہیں, جہاں پہ نہیں بھی ہوتی, ایون مرد حضرات کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے. شکریہ. کپڑے ٹرینڈ کے ساتھ آپ کے میچ کر رہے ہوں جو بھی ٹرینڈنگ میں ہے, اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کو بتائیں گے. اس وقت فیصل سبزواری صاحب میڈیا سے گفتگو کریں, آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں. You represent Pakistan and the kind of discipline Pakistan Marine Academy is inculcating in you. Certainly you must be grateful to the faculty here, to the trainers here, from NHQ to all the prestigious organizations of Ministry of Maritime Affairs, including the private shipping industry, that we are investing while believing in you. We must congratulate your parents as well, your families, that they believed in you. They sent you over here, and over the period of last 2 years, you were trained to the point that you can compete internationally with the Marine cadets of any other maritime nation. So again, I would congratulate PMA, Commandant Saab, and the entire team. So instead of reading my written speech, I tried to share a few points which I observed here. Secondly, I'm really excited to know about the university project here. So I've just spoken with the Commandant Saab, اور میرے خیال میں منسٹری آف میری ٹائم افیئرس کی جانب سے میں اس بات کا آپ سے بیٹھ کر یہاں
یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ ڈسپائٹ آف facing all the challenges in the corridors of Islamabad's offices, Ministry of Maritime Affairs will be focused for the creation of a university because it will serve Pakistan. پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے آج کے حالات میں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی تعلیم میں خرچ کریں, اپنے نصاب کو ری انوینٹ کریں, اپنے ذہنوں کو تعلیم دوست بنائیں, اپنے ذہنوں کو تعلیم دوست بناتے ہوئے انسان دوست بنائیں. اور جب ہم تعلیم دوست اور انسان دوست ہوں گے تو یقیناً ہم سب وطن دوست بھی ہوں گے. So, therefore, I promise you guys here, gentlemen here, media, parents, faculty, and PMA, the Ministry of Maritime Affairs will become the torchbearer of creating the Marine University in Pakistan, inshallah. We need world-class faculty. Inshallah, we'll bring world-class faculty here. Yes, right now, we face challenges of having very less vessels as Pakistan's flag carrier with Pakistan National Shipping Corporation. We are also looking into that. Despite of having a national shipping policy, somehow our taxation issues become impediment. In the implementation of that policy, it needs certain amendments. And again, we are taking it up. Your commandant صاحب knows that, the entire shipping industry knows that, کہ ہم اس میں جو ترامیم قوانین میں درکار ہیں ہم وہ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان میں جو شپنگ کے پلیئرز ہیں وہ آئیں, نیشنل فلیگ کیریئر بنیں, پاکستان کے لیے زر مبادلہ کمائیں. ہمارے آپ جیسے اہل جو یہاں کیڈٹس نکلتے ہیں, جو ٹرین ہوتے ہیں, جو یونیورسٹی میں بھی جا کے بی ایس مرین انجینئرنگ کرتے ہیں, ان سب کو نہ صرف یہ کہ روزگار ملے, نہ صرف یہ کہ باعزت روزگار ملے, بلکہ وہ پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کریں. دس از آر ایم اینڈ فوکس. اور انشاءاللہ تعالی میرا اپنے آپ سے یہ عہد ہے کہ جتنے بھی عرصے تک میں وزیر ہوں اور کچھ ہم کر سکیں نہ کر سکیں, ہم ڈائریکشن ضرور دے کے چلے جائیں گے. میں ابھی سن رہا تھا, اقبال کو پڑھ رہے تھے ہمارے جو ماسٹر آف سیریمنی ہیں, کہ جو جہان تازہ ہے وہ افکار تازہ سے ہی بنتا ہے, سنگ و خشت سے نہیں بنتا. اونلی بلڈنگز اینڈ bricks and mortars, they do not make society. This is idea which makes a society. So ideas جو ہیں, جو خیالات ہیں, جو اس کی پرواز تخیل ہے, جو آپ کی height of imagination ہے, it must be values. Bricks and mortars come later. لوگوں نے جب محمدن اینگلو اورینٹل کالج بنایا ہوگا سید احمد خان نے, تو انہیں نہیں پتا تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یہ جا کے بن جائے گی. But the idea was there. So we are here for the ideas. We are here to facilitate the private sectors. We are here to facilitate the businesses. We are here as a government to facilitate this very amazing nation of 220 million. Although while saying 220 million, it is not a matter of pride. But again, جتنی بھی ہماری پاپولیشن ہے, اور ہم سب میرے خیال میں خوددار ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو دوسری ذمہ داری ہے ہم پہ, وہ ذمہ دار ہونا ہے. ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں. یور گورنمنٹ از کمیٹڈ فار دیٹ, یور ریپرزینٹیٹیوز آر کمیٹڈ فار دیٹ, اینڈ آئی ول بی ریئلی کین ٹو سی کہ یو گائز آر کمیٹڈ فار دیٹ. پاکستان میری ٹائم اکیڈمی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب تھی. وزیر برائے بحری امور فیصل سبزواری خطاب کر رہے تھے تقریب سے. اور واپس آتے اپنے ٹاپک کی طرف. ٹاپک تھا جناب فیشن سے ریلیٹڈ. فیشن کی بات ہو رہی تھی, کیا کیا ٹرینڈز ان ہیں. بلا تاخیر بات کر لیتے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو سے. سالمن جان ڈینیل صاحب, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھوڑا سا سلمان جاننا چاہ رہے ہیں آپ کی کام کی جو پہچان ہے, if I'm not wrong, تو وہ زیادہ مغل آرٹ کو کنٹمپریری سٹائل میں آپ لے کر آتے ہیں. مختلف برانڈز کے ساتھ آپ کام کر چکے ہیں, وہ چاہے لوکل برانڈز ہوں چاہے انٹرنیشنل برانڈز ہوں. ایز اے فیشن ڈیزائنر, ایز اے کلچرل فیشن ڈیزائنر, اور مختلف سنگرز کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا. پہچان کس کام سے بنتی ہے آپ کی, وہ بتائیں مجھے.
पहचान किस काम से बनती है? डेफिनेटली हम लोगों का जो कल्चर है मैं उसको लेकर आता हूँ इन अ कंटेम्प्रेरी वे, लाइक फ्यूज़ करता हूँ विद द ट्रेंड्स कमिंग अप अकॉर्डिंग टू द फोरकास्ट, और चीज़ों को नए एंगल से दिखाना। पता है क्या होता है कि बीइंग एन आर्टिस्ट और डिज़ाइनर, चीज़ें वही होती हैं, रिपीट हो रही होती हैं, बट इट्स जस्ट द वे आप जिस तरह उसको डिलीवर करते हो आपकी डिज़ाइन वोकैबुलरी के थ्रू। ओके अच्छा, आप थोड़ा सा बताएं कि एनसीए से आपने पढ़ा और एज ए टेक्सटाइल डिज़ाइनर आपकी एंट्री, लेकिन आपने महदूद नहीं रखा अपने आप को। वैसे तो हम कहते हैं ना कि महदूद रखना चाहिए, एक राय होती है कि जी एक में मास्टर हो जाएं आप, लेकिन आपने कहा इसको भी टच करना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। देखें बच्चों का फैशन, उस पर भी आप नज़र आते हैं। अगर हम आर्टिस्ट की बात करें, हल्का हल्का सरूर की बात करें, उसमें भी हमें आपका काम नज़र आ रहा है। तो आपने बड़ा वैरायटी के साथ अपने आप को जोड़े रखा है। आपको आवाज आ रही है? मुझे आ रही है, हाँ जी अब आ रही है। अच्छा वो ये ऐसे है कि देखें मैं शुरू से ही आई गेस मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उन लोगों में से शायद था जो एक सिर्फ जस्ट एजुकेशन लेके आगे इंडस्ट्री में आए हैं। दिस इज़ समथिंग गॉड गिफ्टेड और इनहेरिटेड फ्रॉम द फैमिली, ठीक है। पेरेंट्स से भी कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, आप अडॉप्ट कर रहे होते हो, और डाइवर्सिटी इसलिए इतनी ज़्यादा आपको नज़र आ रही है काम के अंदर बिकॉज़ मेरा अपना इंटरेस्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी रहा है और विजुअल आर्ट्स में भी रहा है, और इन दी एंड फैशन में आके मैं लिंक करता हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट को प्लस विजुअल्स एंड परफॉर्मेंस दोनों। बिकॉज़ हम जब किसी को शूट कर रहे होते हैं वीडियोज़ में, टीवी सीरीज़ हैं, ड्रामाज हैं, फिल्म्स हैं, कोई भी मीडियम है हमारा अभी जिस तरह से जो चीज़ें हमारे पास डिजिटली अवेलेबल हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि मैं उसके थ्रू पोर्ट्रे कर रहा होता हूँ अपनी चीज़ें। तो फैशन मेरे लिए बेस्ट मीडियम था एज अ डिज़ाइनर भी, जिसके अंदर मैं अपना परफॉर्मिंग आर्ट्स वाला एलिमेंट भी कन्वे कर सकता हूँ और अपना विजुअल आर्ट्स वाला भी, क्योंकि इट्स मोर लाइक अ स्टोरी टेलिंग फॉर मी। इट्स अ नरेशन, लाइक कोई भी शूट है, कोई भी चीज़ है, आप डिज़ाइन के थ्रू नरेट कर रहे होते हो अपने सारा आइडिया। सही, अभी तक आपने बहुत ज्यादा काम किया है। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि मैं इससे बेस्ट नहीं कर सकता था, दिस वाज द बेस्ट, मतलब जो आपकी एवर बेस्ट जो आपको लगती हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए आपने किया हो या विजुअल आर्ट्स के लिए आपने, या कोई प्रोजेक्ट हो? डेफिनेटली डिज़ाइन एंड जो मेरा स्किल है पेंटिंग स्किल, और मैं मैनुअली जो मैं काम कर रहा होता हूँ अपना, बिकॉज मैं अपने डिज़ाइंस को मैनुअली ड्रॉ करके देन मैं अपने डिज़ाइंस को प्रैक्टिकली लेकर आ रहा होता हूँ इन लाइक फैब्रिकेशन, सरफेस डिज़ाइन या इंटीरियर डिज़ाइन कह लें, या इंटीरियर्स में देख लें तो मैं कस्टम पेंटिंग्स करता रहा हूँ, वॉल टेक्सचरिंग करता रहा हूँ, डिज़ाइन करता रहा हूँ। तो आई गेस जो मेरा मैनुअली स्किल है, जो मेरा स्किल है डेफिनेटली, और मेरा जो डिज़ाइन एस्थेटिक है, ये डेफिनेटली जो चीज़ है जो मैंने एक्सप्लोर की है, जो मुझे बेस्ट आगे लेके गई है। ज़बरदस्त। और थोड़ा सा इंटरनेशनल काम अपना प्लीज़ शेयर करें हमसे, किस ब्रांड के साथ और किस तरह कोलैबोरेशन और किस तरह आप काम करते चले गए? Recently, like it's been like 1 or 2 years now, like मैंने दीवानी इंडिया एक ब्रांड है अक्रॉस द बॉर्डर डेफिनेटली, उनके साथ काम किया। यश राज फिल्म्स के साथ कोलैबोरेशन थी और वोग इंडिया की कोलैबोरेशन थी उसमें, तो वो पब्लिकेशन आई थी वोग इंडिया पे, उसमें मैंने आर्ट डायरेक्शन की थी। सही, जबरदस्त। अच्छा सालमन, आपने ये तो आपने चीजें बता दी, डिफरेंट काम था इन टर्म्स ऑफ मूड। ठीक, अभी जरा आजकल के फैशन और ट्रेंड्स पे भी बात कर लेते हैं। आजकल क्या इन है और आप क्या क्या काम कर रहे हैं आजकल? आजकल क्या है अच्छा अभी सारा जो फैशन मूड है जो अभी चल रहा है, इन ट्रेंड है, वो सारा आप कह लें 70s 80s 60s में हम आ गए हैं दोबारा। सब कुछ बहुत मिनिमल चल रहा है, अगर आपको याद हो तो
ہم لوگوں کی امیوں کے کپڑے ہم شادیوں کے دیکھتے تھے جس پہ سارا جوڑا پلین ہوتا تھا اور بہت منیمل ایمبرائڈری ڈیٹیلنگز ہوتی تھیں. تو جتنے پرانے ایلیمنٹس ہیں وہ ابھی ان ہیں, ٹھیک ہے, اور منیمل کام چل رہا ہے, بہت زیادہ لاؤڈ چیزیں نہیں چل رہی, ٹھیک ہے. اینڈ دین ہم کلرز میں آ جاتے ہیں تو ہم کافی وائبرنٹ جا رہے ہیں. اگر ویسٹرن چیزوں کو بھی دیکھیں, ٹھیک ہے, لائک کافی پاپ کلرز ان ہو گئے ہوئے ہیں دوبارہ, ریٹرو کلرز آ گئے ہوئے ہیں دوبارہ, تو کافی برائٹ چیزیں بھی نظر آتی ہیں. تو فیشن میں ابھی میں ڈیفینیٹلی اپنی کلیکشنز پہ کام کر رہا ہوں. برائڈل سیزن چل رہا ہے, مینز ویئر کسٹم میڈ سارا چل رہا ہے, فور وومن چل رہا ہے, ایسٹرن ویسٹرن دونوں وہ بھی چل رہے ہیں. ساتھ ساتھ سائڈ بائی سائڈ شوٹس چل رہے ہیں جو کہ کیمپینز ڈفرینٹ برانڈس کی چل رہی ہوتی ہیں ہماری, لائک اتحاد یا اور ڈفرینٹ برانڈز ہیں سیفائر وغیرہ, تو ان کی کیمپینز چل رہی ہیں. مین وائل ساتھ ساتھ ڈیزائن چل رہا ہے میجرلی, اور کولیبریشنز بھی چل رہی ہیں ود ڈفرینٹ لائک سیلیبریٹیز. سلمان, اس میں عابدہ پروین بھی ہیں, اس میں سارا علی بگھا بھی ہیں, اس میں روزن بھی ہیں, تو بہت بڑے بڑے نام ماشاءاللہ جن کے ساتھ نے کام کیا. عابدہ جی کے ساتھ کام کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ دیٹ واز لائک اے ڈریم کم ٹرو, بیکاز سنتے تھے, دیکھتے تھے, بہت دیر سے سنتے تھے, این سی اے جانے سے پہلے انٹر میٹرک میں بھی سنتے تھے. اور ڈیفینیٹلی جو ہماری کلچرل چیزیں ہیں, میوزک ہے, ٹھیک ہے, صوفی میوزک اسپیشلی, وہ جس طرح سے آپ کو ہمیں ٹچ کرتا ہے انٹرنلی, ٹھیک ہے, وہ ہم لوگ باقی جو کہیں کا بھی میوزک اس طرح سے فیل نہیں کرواتا. تو ان کے ساتھ جب کام کیا تو ڈیفینیٹلی دیٹ واز لائک بہت آنر تھا میرے لیے کہ مجھے چانس ملا ہے. لائک دا گاڈ ہیز لائک میڈ ویز فار می ٹو ایکسپلور مور اینڈ لائک میٹ مور پیپل جو اتنے سینئر ہیں. اچھا, آپ کو پاکستان میں کام کر کے زیادہ مزہ آ رہا ہے یا آپ کو پاکستان سے باہر کام کر کے یا کولیبریشنز میں زیادہ آپ انجوائے کرتے ہیں؟ زیادہ آپ کے لیے پریفرنس کیا ہوتی ہے؟ پریفرنس کیا ہوتی ہے, دیکھیں, بینگ این آرٹسٹ یا ڈیزائنر چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. اٹس ناٹ لائک کہ جسٹ ایک چیز کے ساتھ ہی ڈپینڈ کرتا ہے. پتہ ہے کیا, ہم لوگ ایک چیز پہ اسٹک نہیں رہ سکتے. مزہ آتا ہے نئے لوگوں کے ساتھ کام کر کے, بہت نئے لوگوں کو چانسز دیتے ہیں, بہت نئے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, ایز اے ٹیم, ایز اے ماڈل, ایز اے ایکٹر, گرومنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر انٹرنیشنلی کام بھی اندر آ رہا ہوتا ہے, تو کام مکس ہو کے آ رہا ہوتا ہے, تو اس سے زیادہ گروتھ اور ایکسپوئر بڑھ رہا ہوتا ہے. گروتھ بھی ہوتی ہے, ایکسپوئر بھی ہوتا ہے. بہت شکریہ سلمان, بہت شکریہ ساتھ موجود تھے اور ہم سے گفتگو کرتے. ناظرین, اس وقت ایک اہم خبر آ رہی ہے, آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان کے دورے کے لیے کراچی پہنچ چکی ہے. اہم دورہ ہے ان کا, 2 ٹیسٹ میچز ہیں اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچ. بالکل, 26 کو پہلا میچ ہونے والا ہے, اور اس سے پہلے انگلینڈ کی ٹیم جو کہ پاکستان کا دورہ کر کے واپس گئی ہے, ابھی حال ہی میں زبردست میچز ہمیں دیکھنے کو ملے اور ابھی مزید زبردست میچز دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے. اور اس دورے کے دوران میچز شیڈیول ہیں, 2 ٹیسٹ میچز ہوں گے. 26 کو پہلا میچ کھیلا جائے گا, اور یہ پاکستان کے لیے بہت زبردست خبر اس لیے بھی کہ اب انٹرنیشنل کرکٹ نہ صرف بحال ہوئی ہے بلکہ پنپ رہی ہے پاکستان میں. پہلے انگلینڈ ٹیم کا پاکستان آنا اتنے سالوں کے بعد, ابھی نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئی ہے, اور بہت ہی زبردست قسم کی خبر ہے یہ. آڈینس جو کہ کرکٹ سے بہت محبت رکھتی ہے, ان کو بہت زبردست قسم کے میچز دیکھنے کو ملیں گے. اور کراچی میں اور ملتان میں میدان سجے گا. جو پہلا ٹیسٹ میچ ہے وہ کراچی میں, دوسرا ٹیسٹ میچ ہوگا ملتان میں, اور ون ڈے جو میچز ہیں وہ ہوں گے کراچی میں. تو اسٹیڈیم کی رونقیں, ہمارے گراؤنڈز کی رونقیں اس طریقے سے بحال ہو رہی ہیں کہ بڑا اہم دورہ. اس سے متعلق ہم نے خبر شیئر کی آپ سے. اس سیریز میں 2 ٹیسٹ میچز اور 3 ون ڈے میچز ہیں. تو کراچی اینڈ ملتان, فینز آر ریڈی کہ کس طرح سے ویلکم کرتے ہیں ہم اور کس طرح سے ان اسٹیڈیمز کو ہم بھرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر زبیر الدین موجود ہیں کراچی سے, ان سے ذرا ڈیٹیل لے لیتے ہیں. زبیر, تھوڑا سا بتائیے گا, ٹیم پہنچی, کتنے رکنی اسکواڈ ہے, کون کون ہے؟ جی, میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کرکٹ کے لیے آج کا دن بھی بہت اہم ہے. نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم جو لاسٹ سپٹمبر میں آئی تھی, اس کے بعد آج جو ہے, جس طرح کہ ہم نے اس سال دیکھا کہ انگلینڈ کی ٹیم, آسٹریلیا کی ٹیم آئی تھی, ریسنٹلی انگلینڈ کی ٹیم جو ہے سیریز کھیلتی گئی. پاکستان کرکٹ کے لیے ایک اور اہم دن, سال کا جو کلوز ہے اس سے قبل جو ہے نیوزی لینڈ کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم
के लिए 2 रोज़ा टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो है वो कराची पहुंच गई है। 26 दिसंबर से टेस्ट मैच शुरू होना है, जबकि 3 वनडे भी जो है जनवरी में शेड्यूल हैं। पाकिस्तान का अगर टेस्ट रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के साथ देखते हैं तो पाकिस्तान का हमेशा न्यूजीलैंड पे जो है पल्ला भारी रहा है। 60 टेस्ट मैचेस, 60 टेस्ट मैचेस अब तक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले गए हैं। पाकिस्तान ने जो है 25 टेस्ट मैचेस में फतह हासिल की, जबकि न्यूजीलैंड ने 14 मैचेस खेले हैं, 21 ड्रॉन हुए हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का टेस्ट रिकॉर्ड अच्छा है कि गो कि अभी लास्ट सीरीज में पाकिस्तान को जो है थोड़ा शिकस्त का सामना रहा, लेकिन न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान पहुंची है। नेशनल स्टेडियम कराची में 26 दिसंबर से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन टेस्ट मैचेस होगा की सीरीज का आगाज होगा। टिम साउथी को जो है इस दफा क़यादत, बहुत सीनियर बैट्समैन है, 37 साल, उनको ये क़यादत दी गई है। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए तमाम तर इंतजाम मौजूद हैं। अभी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो है जस्ट अराइव हुई है, जस्ट पहुंची है। आज रेस्ट डे के बाद कल से उनकी प्रैक्टिस शुरू होगी और 26 दिसंबर से न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो है टेस्ट सीरीज का बाकायदा आगाज होगा, जबकि सेकंड टेस्ट जो है वो मुल्तान में खेला जाएगा। तो अब तक की अपडेट यही है कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो है साल के ईयर एंड पे 26 दिसंबर से जो टेस्ट मैच हो रहे हैं उसके आगाज के लिए कराची पहुंच गई है। आपने अपडेट किया। नाजरीन, बढ़ते हैं आगे अपने अगले मौजू की तरफ, और वो मौजू है कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला हम कैसे ला सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए आज जब जिस इंडस्ट्री को पिक कर रहे हैं वो है डायग्नोस्टिक्स की इंडस्ट्री, तशख़ीस की इंडस्ट्री, इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स। हम देखते हैं ना शीशे के सैंपल में ब्लड सैंपल हो कोई और सैंपल, ह्यूमन सैंपल जिसको टेस्ट किया जाता है, ये पूरी एक इंडस्ट्री है। पाकिस्तान पहले तो चीज़ें इम्पोर्ट कर रहा था, लेकिन क्या अब हम इस काबिल हो गए हैं, हमारी इंडस्ट्री इस काबिल हो गई है कि हमें एक्सपोर्ट भी कर सकें? इस पर बात करने के लिए इसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं शाहिद इकबाल साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे पीटीवी का और पीटीवी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने हमें इसका मौका फराहम कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान में अभी जो इकनॉमिक क्राइसिस और इसी तरह के दूसरी चीज़ों में यहाँ पे इंडस्ट्री में जो डिवाइसेस की इंडस्ट्री है, ट्रीटमेंट एक चीज़ है जिसमें डॉक्टर साहब कुछ मेडिसिन्स देते हैं और वो इंसान खाता है और ठीक हो जाता है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि वो कुछ जो है टेस्ट जो हैं वो लिखें, और वो टेस्ट कि एक अलग से एक पूरी इंडस्ट्री है। वहाँ पे लोग बहुत सारे लोग काम करते हैं उस इंडस्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग भी है और रिसर्च भी उसके अंदर होती है, और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं उस इंडस्ट्री के अंदर मुतारिफ कराई जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे साथ जो अभी मसला है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो जितनी भी डिवाइसेस हैं वो ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट होती हैं। हर तरह की डिवाइसेस? जी, हर तरह की डिवाइसेस जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं, तो उसके लिए आपको पता ही है कि कीमती ज़र मुबादला। सर लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पे तो हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में हम इसमें क्यों पीछे हैं? अभी तक हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ क्यों नहीं आए? मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से ना आने की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन अभी जो है ये बहुत ही अच्छा है कि हमारे जो रेगुलेटरी के इदारे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने ख़ास तौर पे कोविड के दिनों में बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर सीखा कि हमारे पास वो नाक से जो हम स्वाब्स तक बाहर से ला रहे थे, स्वैब लेते हैं, मुंह से स्वैब लेते हैं, वो भी हमारे पास यहाँ पे नहीं बन रहे, और उनको भी बाहर से लाने के लिए हमें डॉलर जो है। लेकिन सर हमने वेंटिलेटर्स वगैरह तो बनाने शुरू कर दिए थे ड्यूरिंग कोविड। जी, कुछ वेंटिलेटर्स कुछ लोग आए विजनरी, इसी तरह कुछ विजनरी लोग जो है डिवाइसेस इंडस्ट्री में भी हैं जिन्होंने अभी ये शुरू किया है कि जैसे शुगर के लिए है। अब वो शुगर का पेशेंट जो है, जो मरीज़ है, उसके लिए डॉक्टर भी उनको बार बार ये कहते हैं कि आप दिन में कम से कम 2 दफ़ा शुगर टेस्ट करें या 1 दफ़ा टेस्ट करें, तो वो बेचारा उसको फिर लेबॉर्ट्री सर कता कराने की माजरत। इस वक्त वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करें, बराह रास्त आपको लिए चलते हैं।